बाजार में है शानदार रिकवरी का माहौल और आज दिन के आखिरी घंटे में क्या कुछ और मजबूती के साथ कुछ बड़े लेवल्स के ऊपर बंद हो पाएंगे या फिर आएगी मुनाफा वसूली। क्या इस कॉन्फिडेंस को कल के लिए रखें बरकरार या फिर रहे सावधान। ढेर सारे सवाल जितने सुबह थे उतने अब भी हैं। चलिए ढूंढते हैं जवाब। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। जबरदस्त एक्शन इस समय बाजार में होते दिख रहा है। कल का जो पूरा रिकवरी सेकंड हाफ में थी उसके बाद से एक बढ़िया तेजी है और इंपॉर्टेंट लेवल सर जो आपने बात करें वो भी आते हुए दिख रहे हैं। तो आइए लेवल्स की बात करें, उससे पहले बताएं इस समय की बड़ी बातें क्या है सर। बड़ी बात है दीप यही है कि बाजार में लगातार दूसरे दिन तेजी का माहौल बनता हुआ दिख रहा है। मैं तेजी का माहौल लगातार दूसरे दिन नहीं कहना चाहूँगा, मैं कहना चाहूँगा कि आज तेजी का माहौल है, कल रिकवरी का माहौल था। रिकवरी का माहौल तो आज थोड़ी अच्छी मजबूती होती दिखी है और दोनों ही दिन कल और आज हमने कहा था कि वायदा कारोबार के संकेत पॉजिटिव साइड पर है। और मार्केट में देखिए अल्टीमेटली स्टॉक्स की डिमांड सप्लाई आपके लिए काम करती हुई नजर आ रही है। ये आप देखिए दिन की ऊंचाइयों पर पहुंचते हुए दिख रहे हैं बाजार। जो हमारी हायर रेंज थी 16,200 16,350 उसी रेंज में पहुंचते हुए आपको नजर आएंगे बाजार। इस वक्त तो 325 अंकों का दमदार उछाल इस वक्त दिखेगा। बैंक निफ्टी हालांकि उतना जोश है नहीं, लेकिन एक और अहम लेवल के पास पहुंचा है, वो है 33,550। इसके ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। फाइनली अब जो टारगेट है बैंक निफ्टी के लिए 33,900 से 34,100 तक का है। 16,350 के पार निकलने के बाद निफ्टी के लिए जो टारगेट बनेगा वो 16,450 16,500 तक का बनता है। अगला टारगेट वो बनकर आता है। तो देखते हैं कितनी बढ़त हम और आगे बना पाते हैं। सेंसेक्स भी दमदार 1200 अंकों का उछाल दिखा रहा है। अब तक तो 4 डिजिट की सेलिंग ही देखी थी हमने, आज बड़े दिनों बाद 4 डिजिट में खरीदारी वाला आंकड़ा आता दिख रहा है। ऑटो, रियल एस्टेट, फार्मा, बैंक, एनबीएफसी, आईटी, लंबी लिस्ट है जहां पर आज दमदार खरीदारी होती दिख रही है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन भरपूर है, 2% की तेजी के संकेत। और ये बात हम कल ही कह रहे थे कि देखिए मिड कैप स्मॉल कैप शेयर आपको सुबह सुबह कल 9:15 बजे ही वो बता चुके थे कि बाजार किस तरह से चलने को तैयार है। डाउ फ्यूचर जबरदस्त मजबूत है, 300 पॉइंट ऊपर है। यूरोप 3% उछला है। तो अगर आपको ये लग रहा हो कि हम बहुत बढ़ गए तो एक बार जरा यूरोप को देख लीजिए, आपको लगेगा नहीं हमारे लिए अब भी जगह है। बिल्कुल अच्छा है कि सर जगह बन रही है थोड़ी। कल भी हम बात कर रहे थे, आज सुबह जो आप लेवल्स की बात कर रहे थे वो भी है। जो सवाल आपने एक्चुअली कहा था ओपनिंग पर, भरोसा करना चाहिए। 350 अंक ऊपर है, 500 अंक बैंक निफ्टी भी ऊपर है, डेज हाई पर है। मुनाफा वसूली आएगी या फिर होल्ड करेंगे? देखिए दो चीजें हैं जिस वजह से बाजार बढ़ रहे हैं। पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये कि सभी बढ़ रहे हैं इसलिए हम बढ़ रहे हैं। ऐसा अकेला हम बढ़ रहे हैं वैसा नहीं है। करेक्ट। क्योंकि आप देखिए ग्लोबल मार्केट्स में ही रिकवरी आती है दिख रही है। इस रिकवरी की बड़ी वजह है कि कोई खास बड़ी और बुरी खबर आती नहीं दिख रही है और बाजार ने उस खबर पर फोकस किया जो कि ऑन द फेस ऑफ इट दिख रही है कि जेलेंस्की साहब कह रहे हैं कि हम नेटो में शामिल नहीं होना चाहते और हमें सदस्यता लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बाजार ने उसको उसी तरह से माना है और उसको मामला सुलझने की तरफ एक बड़ा कदम माना है, जो रूस की सबसे बड़ी दिक्कत थी। शायद यही वजह कि सारे बाजार मजबूत हैं। तो मेक नो मिस्टेक, हम भी इसीलिए और इस सबसे बड़ी वजह से मजबूत हैं कि ग्लोबल मार्केट्स आपके लिए सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। कोई खास खराब खबर आज पूरे दिन भर में सुनने में नहीं आई कि बड़ी लड़ाई हो, कुछ बड़े मामले बिगड़ते हुए दिखे। ये राहत की बात है। अब तो लड़ाई ना करें वो भी अपने आप में राहत लगती। पहले तो हम अच्छी खबर का इंतजार करते थे, अब तो नो बैड न्यूज इज गुड न्यूज। तो ये दो अच्छी चीजें दीप बाहर से दिख रही। अब आइए हमारे अपने यहाँ पर कल दिन इंपॉर्टेंट है। चुनाव के नतीजे भी आएंगे, विधानसभा चुनाव के। हालांकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट नहीं मानता, लेकिन एक ट्रिगर तो है ही है ना। दूसरा, कल वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी। उससे पहले कल और आज हमारे बाजार थे ओवरसोल्ड और इस ओवरसोल्ड मार्केट में आपके लिए बढ़कर आना जरूरी था। नो डाउट अगर आपको ग्लोबल सपोर्ट नहीं मिलता तो शायद आप इतना नहीं बढ़ पाते, लेकिन बिना ग्लोबल सपोर्ट के भी कल हमने अच्छी मजबूती के साथ बंद होने की कोशिश तो की। कल हम जब बंद हुए डाउ फ्यूचर्स मुश्किल से 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे थे, कोई खास फर्क नहीं था। तो भारतीय बाजारों में थोड़े ओवरसोल्ड लेवल से इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से रिकवरी आने के जो आसार बन रहे थे वो आज ग्लोबल सपोर्ट के साथ बढ़ते हुए दिखे। ये तो अब तक की कहानी होगी। आगे क्या, कितना भरोसा किया जाए दीप, इसमें भरोसा करने वाली कोई चीज ही नहीं है। किसी चीज पर भरोसा मत कीजिए और सब पर कीजिए। अच्छा, हाँ, किसी चीज पर कैसे मत कीजिए क्योंकि अब अगली खबर क्या होगी नहीं पता। क्या आप ऐसा मतलब टेबल पे चढ़ के चिल्ला के बोल सकते सब कुछ ठीक हो गया दुनिया में, अब रूस यूक्रेन नहीं लड़ेंगे, आज आखिरी दिन था लड़ाई का, कोई किसी की तरफ से खराब संकेत नहीं आएगा, कभी अमेरिका और नेटो और बाकी यूरोप के देश रूस पर हमला नहीं करेंगे या सैंक्शन नहीं बढ़ाएंगे या खराब नहीं बोलेंगे? नहीं कह सकते। तो वो तलवार तो लटकी हुई है। वो अब आज आती, कल आती, परसों आती है, 3 दिन बाद आती, 7 दिन बाद आती, पता नहीं। तो वो डर आपके लिए है। दूसरी तरफ आइए, क्या ओवरसोल्ड मार्केट रिकवर हो सकते हैं?
उसका जवाब हाँ है। हाँ, दोनों चीजों का जवाब हाँ है। तो थोड़ी रिकवरी और बन सकती है क्योंकि ग्लोबल मार्केट रिकवर होने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे मार्केट और सोल है। तो अब ऐसे में जब दोनों का ही जवाब हाँ हो तो मैं क्या करूं? फिर तो मैं तो उतने ही कंफ्यूज हूं जितना पहले था। तो उसका जवाब है, उसका जवाब ये है कि आप जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएं, जहां जहां पर आप फंसे हुए हैं, अपनी पोजीशन को हल्के करते चले, कैश में आ जाए। अगर आपकी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पोजीशंस बनी हुई है तो जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं, भले आपकी 3 साल 2 साल 5 साल के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पोजीशन बनी हुई है, लेकिन पिछले हफ्ते या इस हफ्ते आपको बहुत तकलीफ हुई भाव नीचे देखकर, अरे हमने तो सोचा था कि 5 साल के लिए लिया लेकिन हमारे लेने के बाद कभी नीचे नहीं जाएगा और वो मैं रखूं या बेचूं, इस तरह के ख्याल अगर आपके दिन में आए हों तो भी आपके लिए मौका है कि आप धीरे धीरे हल्के करते चले जी। अगर कॉन्फिडेंस की कमी आप में है तो वो हल्का कर। तीसरा सवाल है ट्रेडर्स के लिए। ट्रेडर्स के लिए कोई चीज़ कुछ भी नहीं होती, उनके लिए सिर्फ लेवल्स होते हैं और लेवल्स के हिसाब से आपको अपने स्टॉप लॉसेस ट्रेल करते चलने चाहिए। अगर आप लॉन्ग साइड पर हैं तो, शॉर्ट साइड पर हैं तो भी आपको स्टॉप लॉसेस ट्रेल करने चाहिए। दोनों तरफ आप स्टॉप लॉस के डिसिप्लिन को फॉलो करें, क्योंकि आप ये नहीं, हो सकता है एक बार 16,500 जाकर वापस 16,000 आ जाए, हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल। लेकिन क्या आप अगर नीचे में जब 16,000 हुआ तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया लॉन्ग साइड पे, ऊपर में 16,500 हुआ ट्रिगर हो गया, तो क्या वो रिस्क लेने की आपकी ताकत है? तो मेरे ख्याल से ट्रेडर्स को डिसिप्लिन के तौर पर अपनी जो भी लॉन्ग पोजीशन है उस पर स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलें, शॉर्ट पोजीशन है उसमें आप अपना स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, वही स्ट्रेटजी ठीक होगी। तो अब भी मैं यही कहूंगा, जो पिछले 2 हफ्ते से हम कह रहे हैं, बाजार अगला मूव क्या लेगा वो प्रेडिक्ट करने की कोशिश मत कीजिए आप, क्योंकि ये अभी भी खबरों पर चलेगा। जिस दिन खबर पर चलना बंद हो जाएगा बाजार, उस दिन हम बताएंगे आपको कि एग्जैक्टली ये तरीका रहने वाला है। लेकिन जब तक खबरों पर अचानक समझो भगवान न करे कोई ऐसी खबर आ जाए अभी और 200 पर निफ्टी निकलने में टाइम लगता है नहीं, और फिर हम ही कहेंगे देखिए 15,671 का लो बनाया था, यानी 15,700, वहां से देखिए 16,371, यानी कितना 400 और 300 700 पॉइंट की एक तरफा तेजी 1.5 दिन में होगी 600 पॉइंट की। तो यहां से तो प्रॉफिट बुकिंग आनी, पोस्टमार्टम करना बहुत ईजी है बिल्कुल है ना, डायग्नोसिस मुश्किल है exactly. तो इसलिए डिसिप्लिन रखिए, न मंदी में भी डिसिप्लिन रखने की बात थी और जब मार्केट में रिकवरी हो रही है तब भी डिसिप्लिन रखना है, भावनाओं में नहीं बना है, हल्के होते रहना है, ये ध्यान रखिए बस। क्लियर है सर। चलिए, तो डिसिप्लिन मेंटेन करें और लेवल्स आए तो मुनाफा भी वसूल लें आप, ये है अनिल जी की सलाह। आइए 16,350 के ऊपर निफ्टी, कौन से हैं अहम खबरों वाले स्टॉक्स और आज के कुछ, आज और आने वाले दिनों के कुछ ट्रिगर्स कुशल और वरुण से जानते हैं। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं ट्रिगर्स। गुड आफ्टरनून दीपांशु। सबसे पहले तो आप मिस्त्री वर्सेस टाटा केस, आज इसकी रिव्यू पर सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होने वाली है। साथ ही पीएनबी हाउसिंग, यहाँ पर पूंजी जुटाने पर बोर्ड बैठक होती हुई दिखेगी। पेनार इंडस्ट्रीज के बाईबैक की बोर्ड मीटिंग ऑलरेडी हो चुका है, इसका भी आगे 6:30 बजे से पोस्ट बजट वेबिनार जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हुए दिखेंगे। साथ ही ओएमसी की आज अहम बैठक है जहां पर हमारा फोकस रहेगा, तेल कीमतों को लेकर यहां पर चर्चा होने वाली है। कल के सत्र में असेंबली इलेक्शंस के जो 5 राज्यों में हुए थे उसके चुनाव के एक्चुअल रिजल्ट्स आएंगे, तो यहाँ पर हमारा बड़ा फोकस, बड़ी कवरेज रहेगी। साथ ही जेएसपीएल बोर्ड मीटिंग है अंतरिम डिविडेंड पर, तो यहाँ पर भी फोकस रखिए। एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा ईआईडी पैरी, जो अंतरिम डिविडेंड का इन्होंने ऐलान किया था। साथ ही बीसीएल इंडस्ट्रीज 1:10 के स्टॉक स्प्लिट की एक्स डेट है और साथ ही विशाल फैब्रिक्स, यहाँ पर भी 2:1 का जो बोनस इन्होंने ऐलान किया था उसकी एक्स डेट होती हुई दिखेगी। यूएस में फरवरी के इन्फ्लेशन महंगाई आंकड़े आएंगे। साथ ही शुक्रवार 11 मार्च गेल, यहाँ पर दूसरा अंतरिम डिविडेंड जो है इस पर बोर्ड बैठक होने वाली है। साथ ही श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस 12 रुपए प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड जो यहाँ पर भी दिया गया था, ये भी एक्स डिविडेंड ट्रेड करता हुआ दिखेगा। भारत के लिए जनवरी के आईआईपी डेटा आएंगे, वो भी मंथ ऑन मंथ आधार पर जनवरी के यहाँ पर भारत के लिए आते हुए दिखेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स आने वाले दिनों के लिए। आइए वरुण से जानते हैं आज की खबरें भी। गुड आफ्टरनून वरुण, बताइए। गुड आफ्टरनून दीप। तो यहाँ पे सबसे पहले एल&टी, इस कंपनी को 1000 से 2500 करोड़ के बीच के रेंज के ऑर्डर मिले हैं। हैवी सिविल इंफ्रा कारोबार के लिए ऑर्डर जो है इस कंपनी को मिला है। इसके अलावा कोल इंडिया, खबर ये आई कि इस कंपनी का जो ई ऑक्शन हुआ था हाल ही में, उसकी 100% बोलियां जो है इस कंपनी को मिली है, तो एक अच्छी खबर है। पीएसपी प्रोजेक्ट, यहाँ पे स्पोर्ट्स कमर्शियल के लिए इस कंपनी ने सबसे कम बोली लगाई है। करीब 564 करोड़ के आसपास के स्पोर्ट्स कमर्शियल नहीं, माफ कीजिएगा, कॉम्प्लेक्स थे जिसके लिए सबसे कम बोली जो है इस कंपनी ने लगाई है। अहमदाबाद का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स था जिसके लिए बोली लगाई गई है। पीएनसी इंफ्रा, एनएचआई से प्रोजेक्ट के लिए सबसे कम बोली इस कंपनी ने लगाई है। 864 करोड़ का प्रोजेक्ट था। इलेक्ट्रा ग्रीन टेक, ईवे ट्रांस में 34% के आसपास का हिस्सा जो है वो ये कंपनी खरीदने वाली है। पेनार इंडस्ट्रीज 50 रुपये प्रति शेयर के भाव पे बायबैक को जो है मंजूरी मिली है।
कंपनी 5.97% के आसपास की हिस्सेदारी जो है वो बायबैक करेगी, 40 करोड़ के आसपास का खर्च करेगी। हैटसन एग्रो रेडी टू ईट कारोबार बेचने के लिए इस कंपनी को मंजूरी मिली है, करीब 25 करोड़ के आसपास में रेडी टू ईट कारोबार जो है वो बेचेगी। सोम डिस्टिलरीज, इस कंपनी ने एक अपडेट दिया है, फरवरी में कर्नाटका में जो इनका बियर का जो ओवरऑल मार्केट शेयर है उसमें करीब करीब अब 10.1% के आसपास की हिस्सेदारी हो गई है, तो हिस्सेदारी बढ़ चुकी है। SCI, BML, MTNL, बाकी PSU कंपनीज जो है उनके लिए एक अच्छी खबर आई है कि लैंड मोनेटाइजेशन के लिए SPV के गठन को मंजूरी मिल चुकी है। SPV के गठन के लिए कैबिनेट से मंजूरी मिली है, तो ये एक अच्छी खबर इनके लिए। वहीं MCX ने सोने पे अतिरिक्त मार्जिन जो है उसको बढ़ा दिया है, करीब करीब 4% के आसपास कर दिया है इसको। 14 मार्च से ये लागू हो जाएगा। इसके अलावा कुछ ब्लॉक डील्स हुई है, PNB में 34 लाख शेयर्स की और बैंक ऑफ बड़ौदा में 21 लाख शेयर्स के बड़े सौदे हुए हैं। ओके, तो ढेरों बड़ी डील्स आपके लिए होती हुई दिख रही हैं इस समय और काफ़ी सारे स्टॉक्स भी फोकस में आ रहे हैं। बिल्कुल जबरदस्त एक्शन, जबरदस्त है। दिन के हाई पॉइंट पर 16,350 पर पहुंचता हुआ दिख रहा है निफ्टी, बहुत ही बढ़िया मजबूती आती दिख रही है। ऐसे में आइए स्वागत करते हैं हमारे मेहमानों का। हमारे साथ है बंसल जी, सरावगी साहब, कुणाल जी, वागले साहब, किरण जी, सुमित जी, सचिन जी और शरद अवस्थी साहब, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पहला बिगुल किरण जी के लिए, किरण का कमाल। बताएं सर। अनिल जी, बहुत ही बेहतरीन कॉल है और मैं वागले जी के टेरिटरी में घुसपैठ कर रहा हूं। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लॉन्ग करने की सलाह है। अभी कैश लेवल्स में 146.50 का लेवल चल रहा है। मेरा मानना है कि 142 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। मेरा पहला रिव्यू लेना है वो 155, बेचना नहीं है, 155 पे पहले रिव्यू लेना है। उसके ऊपर जब चलना चालू होगा तब रियल में बड़ी रैली मिलेगी। इसके 3 कारण है अनिल जी। पहले एंड ऑफ डे डेटा पे एक ट्रेंड रिवर्सल, आइलैंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो चुका है बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। दूसरा, आर्ली चार्ट्स पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ऑप्शन चेन डेटा, 185 के कॉल ऑप्शंस में भी अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। तो मेरा मानना है कि ये बहुत बड़ा मूव है। हमने बहुत अच्छे लेवल्स पे ये बाय करने की सलाह दी है। डिलीवरी बेस्ड बाय करें, कॉल ऑप्शन के जरिए भी बाय कर सकते हैं। 145 का कॉल अभी 11 के आसपास मिल रहा है। 8 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। 15 से 17 मेरा पहला रिव्यू वाला टारगेट रहेगा, उधर बेचना नहीं है। हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल, जो आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना है। बिल्कुल इस स्टॉक में आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए और ये लॉन्ग पोजीशंस कंटिन्यू करने चाहिए। मुझे लगता है इवेंचुअली ये 165 170 तक कैजुअली स्टॉक जाना चाहिए। तो ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में 155 का पहला टारगेट, तो वहां पर रिव्यू करें या फिर 145 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीदें। ये राय किरण जी की तरफ से। राय आ रही है वागले साहब की तरफ से भी, बिगुल उनके लिए। बताएं वागले साहब। आफ्टरनून अनिल जी, आफ्टरनून दीपांशु। IEX बाय करना है, 223 का भाव है, 223 रुपए 20 पैसे 25 पैसे का भाव है। मेरे को 3 रुपए का रिस्क बैठता है, 220 के नीचे जाता है तो काट ले। पहला टारगेट 230, दूसरा टारगेट 235 236, जो मुझे लगता है कल सुबह तक आ जाना चाहिए। तो IEX वो है स्टॉक जहां पर वागले साहब की तरफ से आ रही है खरीदारी करने की राय। एक के बाद एक स्टॉक्स आपके लिए रडार पर आते हुए दिख रहे हैं। 220 का छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना है, 230 और 235 तक के टारगेट के लिए यहां पर करनी है खरीदारी। शरद अवस्थी साहब भी हमारे साथ है। शरद जी, कोल इंडिया और बाकी माइनिंग मेटल स्टॉक्स पर आपने खरीदारी की राय दी थी और उसके बाद स्टॉक्स में बड़ा तगड़ा मजबूत रनअप भी आता हुआ दिखा। अब स्टॉक थोड़े ठंडे होते दिख रहे हैं। प्रॉफिट बुकिंग करने का वक्त है या गिरावट में आप फिर से खरीदारी करना चाहते हैं? क्या पसंद है आपको, कहां प्रॉफिट बुकिंग करनी है, बताएं सर। देखिए, जनरली मुझे लगता है पूरे बाजार में मेटल्स को छोड़ के बाकी सब कुछ अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे ही आ गया है। तो प्योर मेटल कंपनीज में तो मैं बहुत बुलिश नहीं हूँ। ऑयल एंड गैस पे भी मैं लॉन्ग टर्म बुलिशनेस नहीं मेंटेन कर रहा। बट ऑटोज में, सीमेंट में, इसके अलावा फार्मा में, हमें लगता है ये तीनों चारों स्पेस में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ निकल के आ गई हैं। ऑटोज़ में स्पेसिफिकली 2 व्हीलर्स में हमें लगता है काफ़ी अपॉर्चुन मोमेंट है ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ओके, तो ऑटो स्टॉक्स और ये अब पसंद आने लगे हैं, यहाँ पर अच्छी खरीदारी होने की उम्मीद आप करके चल सकते हैं। कुछ और स्टॉक्स उनका जिक्र कर रहे हैं, उससे पहले बता दें कि
आईबुल हाउसिंग अब 10% के ऊपरी सर्किट पर जा पहुंचा है, तो आज ये स्टॉक आपके लिए सर्किट लगाता हुआ मेरे ख्याल से एफएनओ का पहला स्टॉक है आज जो सर्किट पर पहुंचा है, राइट? बिल्कुल। तो रिस्क ऑन फिर से आप आज का दिन ही आई लेटर के लिए। आज वायदा कारोबार के 3 टॉप गेनर देखिए, इंडिया बुल्स हाउसिंग 10%, इंडिगो 8.5%, इंडियन होटल 7%। तो 3 आई लेटर के स्टॉक जबरदस्त एक्शन में, और उसके ठीक पीछे आईआरसीटीसी 6%, इंडिया मार्ट 5% और आईसीआईसीआई बैंक तो बैंकिंग में मजबूत है ही। इसी के साथ एक और अपडेट भी दे दूं, कल हमने खरीदारी करने की राय दी थी दीप, और वो थी M&M फाइनेंस में। M&M फाइनेंस के मैं एक बार आपको अपडेट दे दूं कि अब क्या करना चाहिए। 137 और 140 के 2 टारगेट आपके लिए हासिल हो चुके हैं। 144 के तीसरे टारगेट की तरफ M&M फाइनेंस तेजी से बढ़ रहा है। स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलें आप अपने रिस्क के हिसाब से। और सुबह आज हमने आपको एक स्टॉक और दिया था, कौन सी फाइनेंस थी वो? मनापुरम वही है, बहुत ज़्यादा मूव नहीं हुआ, 123 के आसपास ही है यहीं पर। तो ये आप होल्ड कर सकते हैं 119 के स्टॉप लॉस के साथ, 126, 130, 132 के टारगेट के लिए। ये दोनों स्टॉक्स हैं जो आपके रेडार पे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा भी, हाँ, 95 का कॉल खरीदवाया था, करेक्ट, 95 का, हाँ, वो कॉल के टारगेट 95 के कॉल के टारगेट भी आ गए हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में हमने कॉल ऑप्शन खरीदने की राय दी थी, वो भी आ चुके हैं। आइए, सुमित जी तैयार है सुपरहिट शेयर के साथ। बताएं सुमित जी। गुड आफ्टरनून अनिल जी। अनिल जी, बाय का स्टॉक रडार पे आया है, अच्छी खासी तेजी जारी है, और आज सुबह से अच्छे से बाय की कॉल दी है, और कल भी दिए थे, और अभी भी कंटिन्यू है। तो अभी जो स्टॉक मेरे को लग रहा है यहाँ से भागने वाला है वो है ऑटो सेक्टर का, और भी भाव चल रहा है 555। स्टॉक का नाम है टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर के अंदर अब यहाँ से एक बढ़िया मूव 1 से 2 दिनों के अंदर ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। 535 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। टीवीएस मोटर में लास्ट 2 दिनों के हाई तो ब्रेक हो चुके हैं, और अभी लग रहा है कि स्टॉक यहां से ऊपर में 575 रुपए से लेके 580 रुपए तक का लेवल ऊपर में दिखाने को तैयार है। टीवीएस मोटर में यहां पे सीएमबी पे खरीदारी करें। 575 से 580 के लेवल 1 से 2 दिनों में ट्रेडिंग के लिहाज से ऊपर में देखने को मिलने चाहिए। 535 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ये है वो स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करनी चाहिए आपको टीवीएस मोटर्स में। ये राय आती हुई इस वक्त सुमित जी की तरफ से। सुमित जी, ये वही स्टॉक है जो आपने महिला दिवस के उपलक्ष्य में भेंट किया था? अनिल जी, महिला दिवस के उपलक्ष्य में, हाँ, क्या है, ऐसे भूल जाओगे कैसे? यही प्रॉब्लम है आपके घर पे, ये बड़े बड़े दिन आप भूल जाते हो। कल ही तो दिया था, अभी आप ऐसे भी अगर महिला दिवस कोई 2, 4, 6 हफ्तों पहले आके गया था, अब याद नहीं है, कल ही आया था भाई साहब। अनिल जी, कल का तो दिन आप याद मत दिलाइए, बहुत अच्छे से बोलने के बाद तो और शाम को सेलिब्रेट करना पड़ा है। तो सेलिब्रेशन तो होना ही चाहिए। चलिए, तो कल 2 पिक थी सुमित जी की तरफ से, अल्ट्राटेक सीमेंट और टीवीएस मोटर्स दोनों। और देखिए टीवीएस मोटर्स कल 525, 530 के आसपास सुमित जी ने कहा था खरीदने की राय दी थी। 600, 650 के इन्वेस्टमेंट के लिहाज से टारगेट थे। आज ट्रेडिंग के लिहाज से भी आपके लिए बढ़िया टारगेट आते दिख रहे हैं। आइए, अगला बिगुल है सचिन जी के लिए। बताएं सर। अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, यहाँ पर खरीदारी करनी है सीमेंस लिमिटेड के फ्यूचर्स में। लगभग मुझे लग रहा है यहाँ पर जो रिवर्सल हुआ एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न से जो ब्रेकआउट हुआ था, उसके टारगेट्स यहाँ पर अचीव होने चाहिए, जो लगभग 2380 के आसपास फिलहाल प्लेस्ड है। स्टॉप लॉस लगाना है आपको 2274 पे। फर्स्ट टारगेट होगा 2340 का, एंड फाइनल टारगेट होगा 2385 का। खरीदारी करनी है सीमेंस लिमिटेड के फ्यूचर्स में। सीमेंस पे करे खरीदारी, इस पर अच्छा एक्शन आ रहा है। कमेंट्स को भी रखिए नजर, यहां पर भी आपको मूव आती हुई दिख रही है। तो कैपिटल गुड स्टॉक्स भी अब एक्शन के लिए हो रहे हैं तैयार। आइए चलते हैं चार्ट कॉर्नर के लिए राकेश जी, कुणाल जी के पास। बताएं सर। दिवांशु, हमारा चार्ट कॉर्नर पिक है बलरामपुर चीनी। बलरामपुर चीनी पे खरीदारी की राय है। मार्केट में इतनी वीकनेस, पैनिक है, और बलरामपुर चीनी तैयारी कर रहा है खुले नीले आकाश, अनचार्टेड टेरिटरी, ब्लू स्काई जोन में उड़ने की। ब्रेकआउट हुआ नहीं है, बट ब्रेकआउट के बाद तेजी से भागेगा। तो ब्रेकआउट से पहले बलरामपुर चीनी में खरीदारी की राय। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी, देखिए, सुमित जी भूल गए अपना विमेंस डे स्पेशल स्टॉक, लेकिन अनिल जी मेरा विमेंस डे स्पेशल स्टॉक था
तो अनिल जी महिलाएं नहीं भूलेंगी, खरीदारी करके चलना है। बलरामपुर चीनी को बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है, 450 के ऊपर ये ब्रेकआउट हुआ है। इसकी पुष्टि होगी 455 के ऊपर जब ये स्टॉक टिक जाता है, और फिर आपको इसमें सीधा 470-72 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो खरीदारी करके चलने की राय है। एक छोटा सा टाइट स्टॉप लॉस रखें, स्टॉप लॉस रखना है 448 पर, 448 रुपए के स्टॉप लॉस से बाय करें। मुश्किल से 5 रुपए नीचे स्टॉप लॉस है। पहला टारगेट होगा 470 रुपए का, 470 का, इवेंचुअल टारगेट 477 का। खरीदारी की राय है बलरामपुर में। ओके, 470 477 के टारगेट्स के लिए बलरामपुर चीनी पर है खरीदारी की राय। वापस चलते हैं वागले साहब के पास, क्योंकि उनकी एक और कॉल है तैयार। वागले का वंडर। बताएं सर। दीपांशु, बीईएल को बाय करना है। एक मल्टीपल कंसोलिडेशन से ये निकल रहा है। 220 का एक मल्टीपल रेजिस्टेंस अभी ब्रेक किया, अभी 221 का भाव है। यहाँ पर बाय करें, 1 रुपये नीचे आता है ऐड करें। 216.5 का स्टॉप लॉस होगा, एक 5 रुपये की रिस्क होगी। मेरा पहला टारगेट 235 का होगा। थोड़ा सा पोजीशन में होगा, ये इंट्राडे कॉल नहीं है, 1 से 2 दिनों का व्यू है। शायद 2 से 3 दिन अगर लेते हो तो ये 250 तक भी जा सकता है 3 से 4 दिन में। 245 to 250 का मेरा अल्टीमेट टारगेट है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड खरीदारी करने की राय इस वक्त। चलिए 216.50 स्टॉप लॉस लगाएं, वागले साहब के तरफ से यह राय आती हुई दिख रही है। और 235-250 के टारगेट, बड़े टारगेट वागले साहब इस बार बड़े टारगेट है। अनिल जी, पोजिशनली एक मल्टीपल रेजिस्टेंस से ये ब्रेकआउट हो रहा है। पैटर्न राउंडिंग बॉटम पैटर्न है। मतलब शायद मैंने 3 से 4 दिन थोड़े से टाइम फ्रेम में मैं गलत हो सकता हूँ। आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते का टाइम फ्रेम लेंगे तो ये 245 तक तो जाना ही चाहिए। एक 10% की मुंह में देख रहा हूँ। ये स्टॉक ऑफ द वीक होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये आपके लिए बीएल में राय आती हुई दिख रही है खरीदारी करने की। आइए, कच्चा तेल जो इतनी मजबूती में है, $130 के आसपास। अब बड़ा सवाल है कि इसके चक्कर में क्या पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे। ये रिसर्च लेकर आए हैं वरुण दुबे। इसमें तो रिसर्च है ही नहीं, सबको पता बढ़ेंगे। पता ही है कितने बढ़ेंगे और कितने बढ़ेंगे वो तो वरुण अंदाज से बता सकते हैं। लेकिन अंदाज से नहीं, पूरी कैलकुलेशन करके रिसर्च करके लाए। तो वरुण बताइए कितने बढ़ेंगे और बढ़ने के पीछे वजह क्या है। देखिए अनिल जी, जो बढ़ेंगे वो है, बढ़ना चाहिए एक्चुअली 12 से 15 रुपए। ओके, इतना पेट्रोल के दाम कम से कम बढ़ना चाहिए अगर आपको जो ब्रेक इवन करना है तो। और उसमें भी अगर ब्रेक इवन करना है तो 12 रुपए, और आपको मार्जिन कमाना है अगर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को, तो कम से कम 15 रुपए के आसपास आपको मार्जिन छोड़ो ना, क्या करोगे, कमा लेंगे, पूरी जिंदगी पड़ी है। मार्जिन नहीं कमाएंगे, स्टॉक गिर जाएगा। अरे स्टॉक यहाँ तो हम लोग वो तो है। तो एक मान ले भाई इनको कमाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मतलब अपनी कॉस्ट रिकवर कर ले, तो भी 12 रुपए बढ़ा दे पेट्रोल पे कम से कम। और मेरी डीजल कार है तो भी 8-9 रुपए है। हाँ तो है, लेकिन 10% है, ज्यादा ही है। आप ये समझ लीजिए कि 10% के आसपास इनको कम से कम बढ़ाना पड़ेगा अगर इनको ब्रेक इवन करना है। अब ऐसा क्यों है? देखिए, पिछले बार जब इन्होंने दाम में जो बदलाव हुए थे वो बेसिकली हुए थे 4 नवंबर को। आपको याद होगा दिवाली का वो दिन था जब सरकार ने एक्साइज ड्यूटी काटी थी पेट्रोल और डीजल पे। और तब से अब तक अगर आप देखेंगे तो पेट्रोल और डीजल के भाव पे कोई भी बदलाव नहीं हुए हैं। नो डाउट उसके बाद स्टेट्स ने अपने अपने तरीके से वैट्स घटाए थे। मुझे याद है लास्ट टाइम दिल्ली में 2 दिसंबर के आसपास जो वो पेट्रोल पे वैट को घटाया गया था और उसके बाद वहाँ कीमत जो है 95.41 रुपीज़ प्रति लीटर के आसपास हो गई थी। लेकिन एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो 4 नवंबर से कोई बड़े बदलाव जो है पेट्रोल के दाम में नहीं हुए। इनफैक्ट तब से अब तक अगर आप देखेंगे तो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, अगर आप सब जगह देखेंगे तो पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो उन्हीं लेवल पे है जो 4 नवंबर को थे। लेकिन तब अगर आप देखेंगे तो कच्चा तेल करीब करीब $80 के आसपास ट्रेड करता था। वहाँ से अगर आप देखें तो कच्चा तेल अभी हाई से मुकाबले देखेंगे तो 70% के आसपास की रैली जो है वो कच्चे तेल में आ चुकी है। लेकिन आपको इस पूरे कैलकुलेशन को सिर्फ कच्चे तेल से नहीं देखना चाहिए बल्कि रुपये के साथ भी देखना चाहिए, क्योंकि हम जो पेमेंट करते हैं वो रुपये टर्म्स में करते हैं जो कच्चा तेल खरीदते हैं। और तब से अब तक अगर आप देखेंगे तो रुपये में करीब 3 से 4% के आसपास की गिरावट आ चुकी है। यानी कि एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो जो क्रूड बास्केट है वो नहीं तो नहीं 80 से 90% के आसपास बढ़ चुका है। और इसी के चलते लोग अब मान के चल रहे हैं कि इन कंपनियों को मिनिमम 9 से 10% के आसपास की प्राइस हाइक जो है वो लेनी पड़ेगी अगर ये ब्रेक इवन करना चाहते हैं तो। नो डाउट अगर आप देखेंगे एक्साइज का कुल अभी भी कंट्रीब्यूशन जो है कुल पेट्रोल के दाम में
29% के आसपास का एक्साइज होता है और डीजल में 25% के आसपास का एक्साइज होता है और स्टेट्स के वैट्स तो अलग अलग है 15 से 20% के आसपास। सरकार अगर वहाँ कोई राहत देती है तो दैट्स अ डिफरेंट केस, अगर वहाँ राहत नहीं मिलती है तो कम से कम आप समझ लीजिए 12 से 15 रुपये पेट्रोल और 8 से 10 रुपये के आसपास आपको डीजल के दाम बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं शॉर्ट टर्म में। एकाएक तो ये बढ़ाएंगे नहीं, धीरे धीरे करके जरूर बढ़ा देंगे। पहले पता होता लॉन्ग ड्राइव पे जाते थे अब तो लॉन्ग ड्राइव तो सोचना भी पाप है। अरे तो शॉर्ट ड्राइव में बुरी हालत है। तो ये लास्ट बचे थे, बढ़े तक अब घटे थे अनिल जी? नहीं, घटने का तो छोड़ो, हम तो सोच ही नहीं, ऐसे इतने अच्छे ख्याल तो आ ही नहीं रहे दिमाग। बढ़े कब थे अनिल जी? उसी टाइम पे बढ़े थे, मतलब एक दिन बढ़ते थे घटते थे, वैसा चल रहा था। ये तो 4 उसके नवंबर। पहले, हाँ उसके पहले बढ़ रहे थे। 4 नवंबर से कुछ नहीं बदला। 4 नवंबर से कुछ नहीं बदला, वो 4 नवंबर को घटे थे, वो भी एक्साइज घटाने के चक्कर। उसके पहले अगर आप देखते तो बढ़ते जा रहे थे ये। तो 4 नवंबर से भाव सेम ही चल रहा है? सेम ही चल रहा है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने से स्टेबल है। 4 महीने से एक ही चीज स्टेबल है 4 महीने से। पेट्रोल डीजल के भाव। अच्छा, तो अब ये 12 रुपए बढ़ाएंगे पेट्रोल और 9 रुपए डीजल। हाँ, 8-9 रुपए। ये पूरी कैलकुलेशन निकल कर आ रही है। अच्छा, इस ब्रेक इवन के लिए। हाँ, इस कैलकुलेशन में एक चीज बताइए, क्या आपने एक तो कच्चे तेल के दाम गिने होंगे, वो क्या भाव माना आपने दाम? अनिल जी अगर एवरेज करेंगे तो 100 से 110 के 110, ठीक है। वो है। रुपए का क्या किया आपने डॉलर के सामने? अनिल जी 3 से 4% के आसपास की गिरावट हो चुकी है। अच्छा, तब दोनों से को अब गिन तक, के लेकिन किया। वो हाल ही में हुई है, तो आप 1 से 2% के आसपास की गिरावट मान सकते हैं जो उस 20 रुपए में हुई थी, क्योंकि अभी बाकी बची कुछ तो 1-2% है, वो हाल ही में हुई है जब कच्चा तेल गिरा है, इसके लिए। तो अब मतलब एक साथ ये करते हैं या टुकड़ों में करते हैं, यही देखने वाली टुकड़ों बात में है। ही करेंगे अनिल जी, एक एक साथ तो 10-12 क्या करेंगे? कुछ नहीं कर ही नहीं सकते एक साथ, तो कोई अच्छा, चांस ही नहीं। एक्साइज कितना घटाने का स्कोप है, कुछ वो निकाला है अनिल जी, आपने? हाँ 29% एक्साइज होता है। हाँ, आपके अभी जो भी? कुल, हाँ कुल पेट्रोल के दाम है, सोचो 100 रुपए है तो आपका 30 रुपए के आसपास तो अभी भी एक्साइज है। तो अगर 10% एक्साइज कम कर दे 10 तो हर काम हो जाए। तो भाव बढ़ाने ही नहीं पड़े। भाव बढ़ाने नहीं और पड़ेंगे। नहीं बढ़ाने पड़ेंगे। वैसा हुआ तो इतना बड़ा होगा तो होगा नहीं, वो बात हम भी जानते हैं, ये तो ख्याली पुलाव है। अच्छा, ये बताएं, भाव बढ़ने की तैयारी थोड़े थोड़े एचपीपीबी, आईओसी, शरद जी ये हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं अभी, क्या लगता है आपको इसमें कहीं कोई खरीदारी करने का मौका? जी ये स्पेस तो पूरी की पूरी मुझे लगता है 5-6 के मल्टीपल पे अवेलेबल है, तो मुझे ऐसा कोई रिस्क नहीं लगता है। बल्कि रशिया वाले एंगल से मुझे लगता है रिफाइनिंग कंपनीज के लिए एक एडिशनल बेनिफिट आना चाहिए, क्योंकि रशिया तेल के उत्पाद में मेजर पोजीशनिंग रखता है, इस बारे में तो बहुत चर्चा हुई है। लेकिन उनकी रिफाइनिंग में भी बहुत तगड़ी पोजीशनिंग है, क्योंकि पिछली बार जब रिफाइनिंग मार्जिन के इशू आए थे तो रशिया में बहुत सारी रिफाइनिंग कंपनीज बंद हो गई। तो मेरे हिसाब से ये एक फॉलो ऑन इफेक्ट आपको तेल से ज़्यादा रिफाइनिंग पे दिखेगा लॉन्ग टर्म में, क्योंकि तेल की तो कहीं ना कहीं जो कमी है वो ईरान से जैसे एक्सेलरेट कर दिया यूएस ने अपनी बातचीत को, उससे कवर हो जाएगा, थोड़ा बहुत शेल गैस से कवर हो जाएगा। तो जैसे जैसे ये इनपुट्स आते हैं, मेरे हिसाब से जो सेंटिमेंटल वीकनेस है वो काफ़ी हद, सेंटिमेंटल स्ट्रेंथ है ऑयल में, वो काफ़ी हद तक रिवर्स हो जाएगी। प्लस बट रिफाइनिंग में मुझे लगता है अगर यूएस सैंक्शन जितना स्ट्रिक्टली बोल रहे हैं यूएस रशिया पे और यूरोप भी बोल रहा है, तो ये दोनों सैंक्शंस का इफेक्ट रिफाइनिंग मार्जिन्स पे काफ़ी पॉजिटिव रहना चाहिए, जो ज़्यादातर ओएमसीज को ज़्यादा फायदा करेगी और रिलायंस को भी। मार्जिन्स बढ़ने चाहिए, रिफाइनिंग मार्जिन्स जो इनके हैं, ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स, वहां पर आपको थोड़ा सहारा आते हुए दिख सकता है। ओवरऑल नजर रखिए, सस्ते वैल्यूएशंस पर है ओएमसीज। रिलायंस भी आज बढ़िया एक्शन में, अपस्ट्रीम की अगर आप बात करें तो डेज हाई 5.5% ऊपर, तो निफ्टी का भी एक बड़ा योगदान। आइए सुमित जी के पास चलते हैं, सुमित के सुपर हिट के लिए। बताएं सुमित जी। बैंकिंग स्टॉक्स पे नजर रखना है। कल एकदम लोअर लेवल्स पे बैंक निफ्टी में बाय का व्यू दिया था और बैंकिंग स्टॉक्स में बाय का व्यू देने का शुरुआत किया था। अभी पिक्चर बाकी है। बैंकिंग स्टॉक्स में जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है ओवरसोल्ड है, 41 रुपए 41.5 का भी भाव है, 41.50 टू बी वेरी प्रिसाइज। स्टॉक का नाम है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ओवरसोल्ड लेवल से बाउंस बैक देने का शुरुआत कर रहा है और बहुत बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे बैठ रहा है। 39 रुपीज 50 पैसा, मात्र 2 रुपए का स्टॉप लॉस से यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें। ऊपर का पहला टारगेट 44 रुपए का, दूसरा टारगेट 47 रुपए का, जल्दी ही ऊपर पे देखने को मिल सकते हैं। 3 से 4 दिन का व्यू लेके खरीदारी करें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। 39.50 का स्टॉप लॉस लगाएं। 44 से लेके 47 रुपए तक के लेवल स्पॉट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। और ऑप्शंस में 42 वाला कॉल 1 रुपया 70 पैसा 1 रुपया 75 पैसा अभी ट्रेड कर रहा है। इसको लेने का सलाह रहेगा। 1.25 रुपए का नीचे के अंदर स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में 2.5 रुपए से लेके 3.5 रुपए तक के टारगेट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के 42 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं और स्पॉट लेवल्स में 44 से 47 के टारगेट होंगे 3 से 4 दिन के अंदर।
यह है आपके लिए IDFC फर्स्ट बैंक, जिस पर आपको करके चलनी है खरीदारी। बैंकिंग शेयर्स यहां पर अब बढ़िया तेजी है, 650 पॉइंट 33,800 पर निफ्टी आने के लिए तैयार हो रहा है। तो जबरदस्त एक्शन इंडेक्स पर आपको आते हुए दिख रहा है। 33,934 अगला टारगेट जो है, जो 17,350 का बैंक निफ्टी का था, वहीं 33,934 का टारगेट तो वहां पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एब्सोल्युटली 550 के बाद सीधा 33,900, बीच में कोई रुकावट है नहीं। 33,900 से 34,100 बनता है टारगेट। ओके हाँ, यहाँ से तो जो फॉल हमें बड़ा दिखा था, जो ब्रेकडाउन वो 34,097 की क्लोजिंग के नीचे का था बैंक निफ्टी पर, तो एक बार वहां पर जाएंगे, वहां देखेंगे। और निफ्टी में जो हमको बड़ा एक फॉल दिखा था वो 16,250 के नीचे की क्लोजिंग का था। याद है आपको, 16,200 का लो बनाया, 16,250 की क्लोज होकर हम वापस से ऊपर में 16,800 तक गए थे, करेक्ट? ठीक है, और वहां से जो नया फॉल आया तो हमें लगा 16,200 16,250 पे ट्रिपल बॉटम बनाएगा। याद आया ट्रिपल बॉटम की बात। हाँ, ट्रिपल बॉटम नहीं बना, गिर गया, नहीं बना, गिर गया। इसलिए 16,250 की पहली इंपॉर्टेंट बाधा को तो हमने पार कर लिया। अब नेक्स्ट लेवल जो बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है वो 16,450 16,500 है, और बैंक निफ्टी के लिए 33,900 34,100 है। 34,100 को पार करेंगे तो 34,400 34,600 की रेंज है, वहां तक जाएगा। सो लेवल सारे मैंने याद करके रखे हुए, जैसे जैसे लेवल आएंगे आगे आगे के बताते रहूंगा, जैसे नीचे के बताए वैसे ऊपर के भी बता दूंगा। बल्कि वीकली एक्सपायरी के पहले ऑलमोस्ट फाइनल टच, गिव मी 1 मिनट। ओके सर, तब तक किरण जी से बजाज फाइनेंस पर राय ले लेते हैं, क्योंकि किरण जी बढ़िया मोमेंटम है, 6,500 के लेवल पर बजाज फाइनेंस आ रहा है सर। था पर वो बहुत दोपहर को आया था, तो इस शो को उसका एडवांटेज नहीं लेने मिला। 6300 के ऊपर जब ये चला तो इधर भी एक आइलैंड रिवर्सल पैटर्न देखने को मिल रहा है, और मेरा मानना है कि इधर से फर्स्ट लेवल 6600, दूसरा 6675 80, ये लेवल्स नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल्स है, वो टारगेट मान के चलने चाहिए। जिनके पास अगर लॉन्ग पोजीशंस हो तो मेरा मानना है कि अभी 6375 कैश लेवल्स की बात कर रहा हूँ, ये मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा अभी के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए बजाज फाइनेंस, इस पर रखिए नजर। बजाज फिनसर्व पर भी रखिए नजर, 5% ऊपर ये चार्ट भी है। नजर रखते हैं सचिन जी के कॉल पर, BTSTT। बताएं सर। दीपांशु, हम आइलैंड रिवर्सल्स की बात कर रहे हैं। HDFC बैंक में एक अच्छा क्लासिकल आइलैंड रिवर्सल फॉर्मेशन है। अगर क्लोजिंग ऐसे ही एस्टैब्लिश हो जाती है तो मुझे लग रहा है 1400 के आसपास के स्विंग्स 1 से 2 दिनों में ही देखे जा सकते हैं। तो यहाँ पर अभी भी खरीदारी करनी चाहिए। ट्रेडिंग के लिहाज से स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 1355 के आसपास, 1345 के आसपास। इमीडिएटली मुझे लग रहा है एक स्विंग बन सकता है 1385 के आसपास ड्यूरिंग द डे, एंड लगभग मुझे लग रहा है 1400-1420 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं पोजिशनली। तो खरीदारी करनी है HDFC बैंक के फ्यूचर में। ओके, तो HDFC बैंक पर करनी है खरीदारी। दिग्गजों का है पूरा सहारा, रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, HDFC, HUL, SBI, इन्फोसिस, सारे के सारे दौड़ते हुए दिख रहे हैं इस ट्रेड में। तो आइए जानते हैं अनिल जी से क्या करना है इस बाजार में, मार्केट स्ट्रैटेजी। आने वाली खुशी के लिए एक ख्याल ही काफी है। इबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। बढ़िया एक्शन बन रहा है अनिल जी। ग्लोबल मार्केट्स में भी 400 पॉइंट्स ऊपर आपको डाउ फ्यूचर्स दिखेंगे, तो वहां पर जबरदस्त तेजी है। 1.5% ऊपर आपको नैस्डैक फ्यूचर्स दिख रहे हैं, पूरा सहारा यहां से मिल रहा है। यूरोप में आप देखिए सर, लगभग 4% ऊपर फ्रांस और जर्मनी के बाजार आपको इस समय दिख रहे हैं। तो दमदार तेजी यूरोप के बाजार में आपको बनती हुई दिखी है। इस जर्मनी वाला डेक्स है ना ये 4%? यस सर। और कैक है आपका फ्रांस का 4%। दोनों ने डिसाइड कर लिया कि नहीं डालेंगे हम, नहीं डालेंगे, लड़ेंगे नहीं रशिया से। नहीं, वो तो डिसाइडेड ही है। 4% तो इसलिए इनसे सीखो थोड़ा भाई, हम हमारे यहाँ भी लोगों को सीखना चाहिए जी। जबरदस्त मूव है यहाँ पर तो। ये तो मतलब तो दीप क्या है, जो आप सवाल पूछे थे 2 बजे, उसकी जवाब की क्लैरिटी थोड़ी सी अभी ज्यादा है मेरे पास कि क्या इस रैली में, इस रिकवरी में दम है। और हमने दोनों सिनेरियो बताया कि खबरें किसी भी तरह की आ सकती है, और वो अभी भी स्टैंड है कि खबर का पता नहीं। खबर के हिसाब से अब मुझे आप बताओ कि अगर आप 16,375 पर अचानक से कोई खराब खबर, कौन नहीं बेचेगा? सब बेचेंगे, ठीक है ना। और अच्छी खबर आए तो यहाँ से भी कौन नहीं लेगा? लेंगे क्योंकि आप 18,600 से 16,400 पे ही हैं अभी भी। बिल्कुल। डेटा ये बता रहे हैं कि यहाँ से आपको और ऊपर जाना है। अरे वाह। हाँ,
बहुत ही खतरनाक वाले डेटा बने हैं जो मैं आपको बताता हूँ। पिछले 2 दिनों से लगातार हम एफएनओ डेटा की बात करें कि अच्छे हैं, पॉजिटिव है, ओवरसोल्ड है। अब यहां से क्या है, ओवरसोल्ड डेटा और ज्यादा ओवरसोल्ड होते दिख रहे हैं। पुट कॉल रेशियो के लिहाज से नहीं दी, लेकिन पोजीशन के लिहाज से पहले कम पोजीशन पे ओवरसोल्ड थे, अब रेशियो आपका ऊपर आ गया। इस वक्त पुट कॉल रेशियो है 0.93, ओवरसोल्ड नहीं है, लेकिन पोजीशन क्वांटिटी के हिसाब से आप ओवरसोल्ड हो गए। अब ये समझिएगा, बहुत बढ़िया जी। हम 16,400 के नजदीक है, ठीक है। अब 16,200 पे जो कॉल राइटर है वो तो ऑलरेडी टेंशन में आ गया कि मैं तो 200 पॉइंट नेगेटिव चल रहा हूं, मेरी शॉर्ट पोजीशन कब कटेगी। 16,200 तक दीप 1 करोड़ 1 लाख शेयर कॉल राइटर शॉर्ट खड़े हैं जी। इस वक्त 200 रिस्क पर है। वाओ, ठीक है। अब हो सकता है इन्होंने 100 पॉइंट प्रीमियम या 150 पॉइंट या 200 पॉइंट प्रीमियम जितने में बेची, प्रीमियम भी अच्छी मिल रही थी कॉल राइटिंग में, तो आई डोंट नो कितने में बेची है, बट रिस्क पे तो आ गए पहली चीज। अब 16,300 के ऊपर आ गए, 16,400 भी पार करने की तैयारी में। 16,300 के ऊपर निकलने के बाद आप 1 करोड़ 38 लाख शेयर आप कॉल राइटर्स जो हैं, करीबन 1.5 करोड़ शेयर कॉल राइटर्स शॉर्ट है 16,300 में। वाह, ठीक है। तो अब सबसे बड़ी चीज, नीचे देखो कितना गिर सकते हैं। करेक्ट, ठीक है। 16,200, 16,250 अब आपके लिए फिर से मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। डीप ट्रिपल बॉटम तो वहां नहीं बन पाया, लेकिन तीसरी बार सपोर्ट लेने का काम वहां पर जरूर करेगा। अब अगर फॉल आता है तो 16,200, 16,250 आप आसानी से नहीं तोड़ेंगे, ये आपको कॉन्फिडेंस रखना है। क्लियर, ऊपर कितना जा सकता है। अगर 16,400 के पार निकल कर टिक गए, 16,400, 16,425 3 बजे के पहले 3:05 के पहले 16,400, 16,425 वो रुकावट की जोन है। 16,425 मोर प्रिसाइजली, तो आपका जो फाइनल टारगेट आज का बनता है वो 16,450 से 16,500 का बनता है। और 16,500 के नजदीक जब आए अगर आप, तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। 16,450 से 16,500 के रेंज में आज ऊपर मिलता है, वहां पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग करके इंतजार कर सकते हैं। अनलेस कि भाई और भी ग्लोबल मार्केट में डाउ 1000 पॉइंट ऊपर हो जाए, फ्यूचर्स पे 800 हो जाए, तब तो एक अलग बात है, वो आपको मूड माहौल देखना पड़ेगा। लेकिन अब जो नेक्स्ट टारगेट निकल कर आ रहा है वो 16,450, 16,500 का आ रहा है। आज आपने देखा भी 16,450 तक के टारगेट दिए भी थे, और शॉर्ट के लिए दिया था 16,200, 16,350, एक ही कंडीशन पे कि स्टॉप लॉस बहुत दूर मिलेगा 16,500 का कर सकते। जैसे नीचे का आता है ना मुंह, जब रिवर्स में आता है तो ऊपर का भी वैसा आता है। वो इजी नहीं है आपके लिए, इसलिए छोटे स्टॉप लॉस में आप करते तो ट्रिगर अब तक हो ही गया होता, निपट ही जाते। तो 350 तक शॉर्ट करने के पीछे रीजन ये था कि 500 का स्टॉप लॉस है और वो स्ट्रिक्ट मेंटेन करना है। आज 16,500 पार न करें, लेकिन चाल बदलती हुई दिख रही है, ये डेटा में दिख रहा है। तो 16,300 के कॉल राइटर्स परेशानी में है, और 16,200 तक जो कॉल राइटिंग होकर रखिए। अब आप आज 16,250 के ऊपर क्लोजिंग दे देते हैं, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। मतलब इसका मतलब ये कि अब आपने जो 15,671 का लो परसों बनाया था वो आसानी से नहीं टूटेगा, वहां पर बॉटम नहीं बेस बन चुका है। ओके, क्लियर है, ये क्लियर हो चुका है। हाँ, तो 16,700, 16,800 की रेंज में आपका बेस बन चुका है, सॉरी 15,700, 15,800 की रेंज में आपका बेस बन चुका है, ये डेटा से दिख रहा है। अगर आज आप 16,250 के ऊपर बंद हो जाते हैं, जो कि होने की संभावना पूरी दिख रही है, और 16,400, 425 के ऊपर टिक जाते हैं, तो 16,450, 500 आज ही आएगा, वहां पर प्रॉफिट बुक करना है। अंडरस्टूड सर। अब आइए बैंक निफ्टी। बेस आपका शिफ्ट हुआ है 33,000 के आसपास, 32,800, 33,000 अब आपके लिए बेस का काम करेगा। 33,000 के पुट पर 26 लाख शेयर हैं, आप पार हो चुके हैं 33,500, है ना। अभी आप 33,875 है, 33,500 पर पार हुए हैं दीप। 23 लाख शेयर कॉल राइटर शॉर्ट है, नहीं सॉरी 62 लाख शेयर जी, 62 लाख। 33,800 पार कर लिया, 83 लाख शेयर। 33,900 पार, 800 का ही छोड़ते हैं, आगे का नहीं गिनते। 33,800 तो हो गया पार आराम से। 83 लाख शेयर बैंक निफ्टी पर शॉर्ट है। 83 लाख शेयर, वाओ, ये है कमाल। तो शॉर्ट भले ही रेशियो से आप ऊपर आ गए, लेकिन एक्सेस शॉर्ट आज बन गई है, पोजीशंस बन रही हैं। अब देखो ना आपके सामने पोजीशंस बन रही हैं। भले भाई इसी का इंतजार था, इसी का इंतजार। मैं आप देखो ना 16,100, 16,100 छोड़ दो, 16,200, 300, 400 हर एक लेवल पर कॉल राइटर खड़े। ऐसा लगता है कि बेचना इजी है, बेच के इजी किधर भी तरफ नहीं है ना पैसा। बाय द टाइम आप ट्रेड लेते हो और मूड बदलते हो, तेजी से मंदी में आते हो, मंदी से तेजी में आते हो, चीजें बदल जाती है। सो 34,000 जैसे आपने पार किया, तो करीबन करीबन आपका दीप समझ लीजिए 1 करोड़ 15 लाख, 1 करोड़ 10 लाख शेयर बैंक निफ्टी शॉर्ट हो जाएगा। वाह। तो आप देखिए
इसलिए अब सबसे बड़ी चीज़ ये है दीप कि आपकी डाउन साइड रिस्क लिमिटेड होती दिख रही है और उस लिहाज से आपको ध्यान में रखना है। तो नीचे 32,800 33,000 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बैंक निफ्टी पर हो गया, 16,700 15,700 15,800 निफ्टी पर हो गया, वो लंबे वाले हैं। आज के लिए 16,250 और आज के लिए निफ्टी पर 16,250 के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है, बहुत बढ़िया। बैंक निफ्टी पर 33,150 के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है, बहुत बढ़िया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और वो तो हो जाएगी। बैंक निफ्टी पे तो पक्का ही हो जाएगी, बहुत दूर हो गया वहां से हम 600-700 पॉइंट ऊपर है। ये डेटा आपके लिए कह रहे जबरदस्त। तो चलिए, डेटा का पूरा सहारा है, यहाँ से और अपसाइड आप अच्छा एक मिनट एक हमारे दर्शक अभी मेरी नजर पड़ गई ट्वीट पे, कैलाश शर्मा वो करे सर डिफरेंस बिटवीन बेस एंड बॉटम। ये तो एक बार तो किसी की कॉल है? सुमित जी का पहले सुमित जी की कॉल ले लेते हैं, मार्केट इतना गर्म है ना, पहले कॉल लेते हैं, उसके बाद कैलाश जी मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। कैश का ऑप्शन सुमित जी। बताएं सुमित जी। बिल्कुल अनिल जी, मार्केट बहुत गर्म है और बहुत बढ़िया और बहुत फास्ट मूव देखने को मिल रहा है। कैश का ऑप्शन में स्टॉक ऑप्शन है, क्योंकि इंडेक्स में तो ऑलरेडी 350-400 पॉइंट का मूव अभी देखने को मिल रहा है, तो थोड़ा सा मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देख के एक्सपायरी का ऑप्शन में आऊंगा। लेकिन अभी स्टॉक ऑप्शन की अगर बात करें तो जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है उसका भाव चल रहा है 271 रुपया, 271। स्टॉक का नाम है डेल्टा कॉर्प। डेल्टा कॉर्प के अंदर यहां से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्टॉक ने बॉलिंगर बैंड का मिडल बैंड अभी क्रॉस किया है और पिछले 4 दिनों के हाई ब्रेक किए। 275 वाला कॉल अभी 12 रुपए 10 पैसे पे ट्रेड हो रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। 8 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर के अंदर 16 रुपए से लेके 20 रुपए तक के टारगेट डेल्टा कॉर्प के 275 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। डेल्टा कॉर्प में जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है 260 261 का है, 270 के ऊपर आज क्लोजिंग देखने को मिलने पे स्टॉक के अंदर ऊपर में 285 रुपए से लेके 290 रुपए तक के टारगेट इसी हफ्ते में डेल्टा कॉर्प में देखने को मिल सकते हैं। इसके लिए 275 वाला कॉल खरीदे, 8 रुपए का स्टॉप लॉस, 16 से 20 का टारगेट होगा। तो ये है आपके लिए डेल्टा कॉर्प में 275 का कॉल ऑप्शन खरीदारी करने के आए। अब दीप जो हमारे कैलाश जी ने सवाल पूछा उसका जवाब दे दूं। ठीक है, बेस और बॉटम में क्या फर्क है? देखिए, टॉप और बॉटम कभी भी पहले पता नहीं चलता, ये बनने के बाद ही पता चलता है। बॉटम बनने के बाद ही पता चलेगा कि बॉटम बन गया है, और टॉप बनने के बाद ही पता चलेगा कि टॉप बन गया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट बना है या नहीं बना, उसके लिए कुछ फॉर्मूला होते हैं। जैसे अगर आप की नॉलेज के लिए, अगर आप जैसे मार्च के महीने में हमने, अप्रैल के महीने में हमने पिछले साल किया था बाजार का बॉटम कब कहाँ कैसे, पिछले साल किया 2020 सॉरी, तो अप्रैल में मई में हमने जो किया था। आप जाइए यूट्यूब पे ढूंढिएगा या हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको शो, वो देखिए कि किस तरह से फॉर्मूला और कैलकुलेशन और मैथमेटिक्स के बेसिस पे हमने प्रेडिक्ट करने की कोशिश की कि बाजार का बॉटम कहाँ बनेगा। ठीक उसी तरह से बाजार का टॉप कब कहाँ कैसे, वो भी एक मैथमेटिकल फॉर्मूला के बेसिस पे हमने कोशिश की कि कहाँ बनेगा। लेकिन टॉप और बॉटम में सबसे बड़ी खास बात है कि हर बार का टॉप, हर बार का बॉटम पिछले बार से अलग होता है। ये शाश्वत सत्य है जी। ये कितने ही आप फॉर्मूला लगा लें, अंदाज लगा लें, लेकिन पिछली बार वाला सेम नहीं होगा। किसी भी 2 बुल रन के टॉप, किसी भी 2 बेयर मार्केट के बॉटम सेम नहीं होते। सो इसलिए बॉटम और टॉप बनने के बाद पता चलता है। तो फिर पहले क्या पता चलता है? करेक्ट, पहले पता चलता है बेस फॉर्मेशन और टॉप फॉर्मेशन। जब आप गिरते हैं और गिरने के बाद बाजार आपको कुछ कुछ संकेत ऐसे देता है, उसको हम कहते हैं बेस फॉर्मेशन। ये बेस बना रहा है, बाजार इस लेवल के आसपास रुकने की कोशिश कर रहा है, संभलने की कोशिश कर रहा है, और जब बेस फॉर्मेशन की प्रोसेस पूरी होती है और कुछ सर्टेन लेवल के ऊपर बाजार निकल जाता है, तब हम कहते हैं कि ये बॉटम बन गया। फॉर एग्जाम्पल, एक तरफा गिरने के बाद बाजार बहुत वोलेटाइल होता है किसी लेवल के आसपास, जहां पर जिसको बेचना है वो तो बेच ही रहा है, जोर जोर से बेच रहा है, रोज 7,500-8,000 करोड़ बेच रहा है मसलन की FIs, लेकिन कोई तो खरीद रहा है। जो एग्रेसिव सेलर है, या तो उसके शेयर खत्म हो जाए या खरीदने वाले के पैसे खत्म हो जाए, दोनों में से एक चीज होगी। अच्छा, दोनों खत्म ना हो तो मूड बदल जाए, बेचने वाले का मूड बदल, नहीं भाई अब इस भाव में मुझे नहीं बेचना, या खरीदने वाले के भाई मैं धीरे धीरे ले रहा था, अब तो मुझे जल्दी से दो, ये भाव भी अच्छा आ गया, अब तो ले ही लेना है, इसी का तो इंतजार कर रहा था। तो वो जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस में बाजार बहुत ऊपर से वोलेटाइल होता है, और उस प्रोसेस को बेस फॉर्मेशन कहते हैं। उस प्रोसेस में होता ये कि बाजार नए लोज नहीं बनाता, धीरे धीरे नए हाई बनाने की कोशिश करता है। कल से आज ऊपर, आज से फिर कल और ऊपर जाएगा, कल से थोड़ा और ऊपर जाने की कोशिश करेगा, और हर गिरावट पे खरीदारी आती है। जैसे कि मंदी के मार्केट में हर उछाल में बिकवाली आती है, इसे बेस फॉर्मेशन कहते हैं। इसके विपरीत टॉप फॉर्मेशन होता है कि बाजार का टॉप बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक बिल्कुल उल्टा, जब बाजार जब भी ऊपर जाए आपको सप्लाई आती दिखे,
कोई न कोई बेचने के लिए तैयार बैठा है। करेक्ट। और आपको लगता है तेजी का मार्केटर ऊपर नीचे में लेना है, लेकिन आपको पता है हर बार थोड़ा लो बनाता है, लोअर लो बनाता जाता है, उसको आप टॉप फॉर्मेशन कहते हैं। तो कैलाश जी, आई एम श्योर कि मैं आपको समझा पाया हूँ। समझाए तो पहले बेस फॉर्मेशन होगा, उसके बाद बॉटम बनेगा, पहले टॉप फॉर्मेशन होगा, उसके बाद टॉप बनेगा। बेस, बॉटम और टॉप बनने के बाद पता चलते हैं, बेस और टॉप की फॉर्मेशन की प्रोसेस पहले पता चलती है। जरूरी नहीं कि हर बार जब आपको बेस फॉर्मेशन की या टॉप फॉर्मेशन की प्रोसेस दिखे तब बन ही जाए, जरूरी नहीं है। इसलिए उसकी इंपॉर्टेंस है, ये एक प्रोसेस है, बेस फॉर्मेशन की प्रोसेस से बॉटम निकलता है। करेक्ट सर। ठीक है, तो चलिए ये आपके लिए पूरा बेस और बॉटम फॉर्मेशन और टॉप फॉर्मेशन का सवाल जो आपने पूछा था सर। इस बीच टाटा पावर के लिए खबर आती हुई दिख रही है, यूपी में ट्रांसमिशन बिजनेस खरीदने के लिए तैयार है साउथ ईस्ट यूपी ट्रांसमिशन पावर कंपनी, इसमें ये हिस्सेदारी खरीद रहे हैं। ये आपके लिए इस समय खबर आती हुई दिख रही है। तो टाटा पावर के लिए इस समय कुछ इंपॉर्टेंट खबर आती हुई दिखी है। एक इंपॉर्टेंट खबर मेरे पास भी, आपकी टाटा पावर की हो जाए तब मुझे बताना। बताए सर। 3 बजे बताऊंगा। ओके, खबर अभी दे दूं या 3 बजे बताऊं? एक हिंट तो दे दीजिए। हिंट दे देता हूं, दे दूं? हाँ, दे देता हूं। चलो, क्या ठीक है, मुझे हिंट मिल रहा है। क्या कोई स्पेशल गेस्ट ज्वाइन कर? हाँ, वही लग रहा। तो जिनका आप इंतजार पिछले 2 हफ्ते से कर रहे हैं, विकास सेठी साहब, वो हिंदुस्तान में तशरीफ ला चुके हैं और उन्होंने आज ही ऑफिस ज्वाइन किया, अभी थोड़ी देर पहले। तो उन्होंने रियायत मांगी है कि क्या मैं 2:30 बजे के बजाय 3 बजे सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स दे सकता हूँ। मेरा दिल इतना बड़ा है कि मैंने उन्हें आधा घंटे की रियायत दे दी कि सेठी साहब कोई बात नहीं, 2 हफ्ते की छुट्टी के बाद और आधा घंटे सही, आप अपनी ज़िंदगी आराम से जिए। आइए, तो सेठी साहब आपके साथ जुड़ेंगे 3 बजे और देंगे आपको लंबे समय बाद बेहतरीन पिक्स। और सेठी साहब के ऊपर थोड़े मुझे सवाल भी हैं, आने दो, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल सेठी साहब 3 बजे आपके लिए आने की तैयारी में है। तब तक आइए, वसीम साहब हमारे साथ है तैयार, उनका भी करते हैं स्वागत। वसीम साहब नमस्कार, स्वागत है सर। फाइनली थोड़ी रिलीफ, थोड़ी सांस लौटी है, जान आई है, लोगों के जान में जान, चेहरे पे हल्की मुस्कुराहट दिख रही है। 1300 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स अब नजर आ रहा है, 650 बैंक निफ्टी ऊपर है, तो थोड़ी रिकवरी आती है। दिखिए सर, बताएं पहले तो आउटलुक, क्या मजबूती और बढ़ेगी? तो देख लीजिए अनिल जी, 2-3 दिन से कह रहा था डंके की चोट पे कि 500 पॉइंट की रैली किसी भी दिन दिख सकती है, इतना ओवरसोल्ड मार्केट है। अभी तो 1300 सेंसेक्स कह रहे हो, पहले 1300 जोड़ो 15,600-700 में, तो 16,800 और 16,700 से 16,900 तक जाने की पहले आप बात कीजिए। मुझे लगता है वो इतना ओवरसोल्ड और इतना ग्लोबली एक पेसिमिज्म और मार्केट हैज गॉन इनटू अ बेयर रैली दैट वी हैव टू गेट बैक इनटू रियलिटी। और reality is telling us that values are going to be good, Fed is going to be accommodative, और इंडिया कॉन्टेक्स्ट में तो आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी गुड टाइम टू accumulate स्टॉक। आपको अपडेट भी दे दूं अनिल जी, टाइटन 2457 हो गया, 2370 पे कहा था। बजाज फाइनेंस आपको ठोक के कहा था 6500 का भाव, आज 6500 हो गया। बजाज फिनसर्व 14,100 वाला 15,200, अंबुजा 285, अल्ट्राटेक 6,050, गुजरात गैस 535, चोलामंडलम 640, REC 126, PFC 113, DLF 345, गोदरेज 1490 और BEL 224। तो आप कहिए 3 दिन में जिसने माल लिया अगर फियर में तो कमाया। अब आपके लिए 2 नहीं 3 पिक्स हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं। तो सर बढ़िया 3 पिक्स है, एक के बाद एक, वसीम साहब की तरफ से बताएं सर। अनिल जी देखिए, मुझे तो टाटा स्टील पे बहुत बुलिश हूं, बिकॉज आपको एक बात बताऊं, कोरस मेक स्पेशलाइज्ड स्टील विच इज 3 times द प्राइस ऑफ नॉर्मल स्टील एंड इट गोज इन ऑटोज। और जो यूरोप में अभी संबंध है, मेरे को लगता है टाटा स्टील कोरस यूनिट विल स्टार्ट टू मेक एक्सट्रीमली गुड प्रॉफिट्स फ्रॉम दिस क्वार्टर। प्राइसेस हैव गॉन अप एंड दे आर इन अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पीट ओवर देयर, प्लस लोकली दे आर इन अ वेरी वेरी स्वीट स्पॉट बिकॉज देयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज एट द लोएस्ट पर एबिटा पर टन, एंटरप्राइज वैल्यू पर टन। तो 1260 पे बेस्ट चांस है, 1230 का स्टॉप लॉस, 1300 से 1310 का टारगेट। दूसरा पिक होएगा जो सबसे वर्ल्ड का लार्जेस्ट डिजिटल इक्विपमेंट प्लेयर है, दैट इज हनीवेल ऑटो। और हनीवेल ऑटो के लिए तो अब और बिजनेस बढ़ना है बिकॉज ऑफ दिस होल डिसरप्शन। हनीवेल ऑटो विल गेन मार्केट शेयर ग्लोबली।
39,500 से 40,000 का भाव है। इसका भाव मेरे हिसाब से 47,500 जो ना चाहिए। तो आप इसको 39,940 में लीजिए। स्टॉप लॉस ऑफ 39,200, टारगेट ऑफ 42,500। दैट इज माय पिक ऑफ हनीवेल। एंड थर्ड विल बी जो आज गवर्नमेंट ने लैंड मोनेटाइजेशन पे एसपीवी बनानी है, उसका सारा बिजनेस जो है वो एनबीसीसी को जानता है। दैट इज द लार्जेस्ट मोनेटाइजेशन और कंस्ट्रक्शन कंपनी, और आई थिंक उसकी वैल्यूएशंस आर गिविंग यू वेरी वेरी बिग कंफर्ट। एज ए डिस्क्लोजर, एनबीसीसी हमारे क्लाइंटों के पोर्टफोलियो में भी है फॉर द लॉन्ग टर्म। तो ये 38 लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 650, टारगेट ऑफ 45। ओके, तो एनबीसीसी दूसरा स्टॉक है जहां पर, तीसरा स्टॉक है जहां पर खरीदारी करने के लिए आए तो टाटा स्टील, हनीवेल ऑटोमेशन और एनबीसीसी, ये 3 स्टॉक्स हैं जहां पर खरीदारी दिख रहा है। बसिन साहब की तरफ आती हुई दिख रही है। हमारे दर्शकों तक शेयर करने के लिए कल सुबह फिर आपसे होगी मुलाकात 9:45 पर, दोपहर में 1:30 बजे और दिन में 2:45 बजे भी। आइए बढ़ते आगे। इंडसइंड बैंक, ये स्टॉक है पूरी तरह से एक्शन में और एक्शन भी है भरपूर। क्यों, बता रही है देवांशी। देवांशी बताइए क्या कुछ आया है इंडसइंड बैंक के लिए? बिल्कुल, ये मामला मैं आपको बता दूं, बेसिकली उन्होंने अपनी जो माइक्रो फाइनेंस सब्सिडरी है भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन, उस पर अपडेट्स दिए हैं। डिलॉयट की तरफ से जो रिव्यू रिपोर्ट आया है वो रिव्यूज़ यहाँ पे शेयर किए कंपनी ने। मैं आपको ये पूरा मामला याद दिला देती हूँ। एवरग्रीनिंग लोन्स का ये मामला था कोविड के समय पे, यानी कि 1 मार्च 2020 से लेकर 31 अक्टूबर 2021 तक कंपनी की तरफ से बिना कंसेंट, बिना कोई OTP के जो इनके कस्टमर्स थे उनको लोन डिस्पर्स किए गए थे, और कंपनी ने इसको एक टेक्निकल ग्लिच बताया था जब विसल ब्लोअर ने इसकी कंप्लेंट की थी RBI को। अब इस पर डिलॉयट को नियुक्त किया गया था इंडिपेंडेंट रिव्यू के लिए। फाइनली ये रिपोर्ट कंपनी के पास आ चुकी है और वो जो रिव्यू है वो कंपनी ने शेयर किया है। उनका ये कहना है कि ये टेक्निकल ग्लिच था, और ये टेक्निकल ग्लिच इसलिए होता हुआ दिखा क्योंकि IT में कुछ बदलाव थे, मैनेजमेंट प्रोसेस गैप होते हुए दिख रहे थे, और इन सब के चलते ये टेक्निकल ग्लिच होता हुआ दिखा है। लेकिन आप देखिए उनके जो जिस तरह से लोन दिए गए हैं उसमें कोई भी जो फ्रॉड है, किसी भी तरीके के जो फ्रॉड्स हैं वो नहीं किए गए थे। इसके साथ ही इनका कहना है कि जो IT है, कंट्रोल डिपार्टमेंट है, उसमें सुधार के सुझाव जरूर दिए हैं डिलॉयट ने। इनका कहना है कि बिना कंसेंट दिए जाने वाले जो लोन हैं उनकी जो टोटल राशि है वो 8.87 करोड़ की प्रोविजन के बाद यहाँ पे बचती है। इसके साथ ही जो टोटल अमाउंट है जिसका इम्पैक्ट आता हुआ दिख सकता है वो करीब 13.5 करोड़ है, जिसकी प्रोविजनिंग आने वाले तिमाही में यानी कि 4th क्वार्टर में कंपनी करती हुई दिखेगी। ऑलरेडी कंपनी ने बहुत सारा प्रोविजन किया है, तो छोटा अमाउंट है जिसकी प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। ये बहुत ही ज़्यादा चिंता की बात थी कि कितना बड़ा प्रोविजन आने वाले समय में भी करना पड़ेगा, लेकिन बहुत ही छोटे अमाउंट का प्रोविजन कंपनी को करना पड़ेगा। और ये कुछ बातें थी जो फिलहाल रिव्यू रिपोर्ट में आती हुई दिखी, और कंप्लायंस में कोई दिक्कत नहीं पाई गई थी। ये सबसे बड़ी जो राहत की बात है, रिलीफ की बात है, वो इंडसइंड बैंक के लिए सामने आती हुई दिखी। तो ये रिव्यू पॉइंट्स के बाद इंडसइंड बैंक आज फोकस में था। और उसमें बड़ी तेजी भी आपने आती हुई दिखी है। इंडसइंड बैंक का अच्छा एक्शन बन रहा है। शरद जी से जरा राय भी ली जाए। शरद जी, मामला सेटल हो जाएगा? छोटा ही अमाउंट है, 13 करोड़ के इनको प्रोविजन करना पड़ेगा, और इंडिपेंडेंट ऑडिटर भी कह रहा है कि टेक्निकल ग्लिच था, ना ही कि कोई बैंक या कंपनी की तरफ से गलत इंटेंट। कैसे समझे सर इंडसइंड बैंक? बिल्कुल, इन वैल्यूएशन से यहाँ से रिवर्सल होने का बहुत बड़ा चांस है, क्योंकि आप अगर देखें 0.6, 0.7 टाइम्स प्राइस टू बुक चल रहा है, और नेट NPAs वगैरह भी 0.22% ही रह गए हैं। GNPA में ज़्यादातर प्रोविजनिंग हो गई है, तो और कोई प्रोविजनिंग का, इस प्रोविजनिंग के अलावा कोई मेजर प्रोविजनिंग का कोई प्रेशर आने वाले समय में रहना नहीं चाहिए। मुझे लगता है आइडियल मल्टीपल्स इनके प्राइस टू बुक के 2 के आसपास होने चाहिए, और 1-1.5 साल में अभी 550 रुपये की बुक वैल्यू है, वो बढ़ के 600, 625 एटलीस्ट हो जानी चाहिए। तो 1200, 1250 तक के लक्ष्य स्टॉक में संभव है, एक्यूमुलेट ही करना चाहिए इन लेवल्स पे। ये है आपके लिए इंडसइंड बैंक, जहां पर आपको रखनी है नजर। एक्शन में आ रहा है काउंटर। एक्शन में हमारे हैं एक्सपर्ट्स, कॉल दे रहे हैं। चलते हैं सचिन जी के पास BTSTT के लिए। बताएं सचिन जी। दीपांशु, यहाँ पर एक क्लासिक 5 वेव डाउन मूव के बाद एक अच्छा डबल बॉटम फॉर्मेशन है, जिसका कंफर्मेशन आ चुका है। स्टॉक का नाम है डेल्टा कॉर्प। जिस तरीके से इसने एक रिबाउंड दिया है, एक ब्रेकआउट जो अभी प्रेजेंट किया है 272 लेवल के आसपास, मुझे लग रहा है 285 के आसपास के स्विंग्स इमीडिएटली यहाँ पर बनने चाहिए, एंड पोजिशनली वापस एक रैली होनी चाहिए 300 लेवल तक की।
सो ज़रूर यहाँ पर खरीदारी करनी है। थोड़ा सा अग्रेसिव स्टॉप लॉस होगा अराउंड 272 का, खरीदारी करनी है फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 285। 285 का टारगेट, पोजिशनली 300 का टारगेट आ रहा है, नजर रखिए इस पर। सुमित जी ने भी अभी थोड़ी देर पहले खरीदारी की राय थी और 275 का कॉल खरीदने की राय दी थी, एग्जैक्टली उसी लेवल पर है। डेल्टा कॉप के बाद अब सुमित जी को क्या है पसंद, ये जानते हैं। एक और कॉल उनके लिए, सुमित का सुपर हिट। बताएं सर। दीपांशु, बैंकिंग ही है नजर में और बैंकिंग स्टॉक ही है, और ये स्टॉक भी यहां से भागने वाला है क्योंकि ये स्टॉक में आज दूसरा दिन है जब लोअर लेवल से इसने रिबाउंड दिखाया है। स्टॉक का भाव चल रहा है 92 रुपए, 92 रुपीज 20 पैसा। स्टॉक का नाम है फेडरल बैंक। 200 डीएमए को इसने करेक्शन में टेस्ट किया, 200 डीएमए से अभी रिबाउंड कर रहा है, परसों का हाई स्टॉक अभी ब्रेक कर रहा है। फेडरल बैंक के अंदर यहां से 5 से 7% का मूव जल्दी ही शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिलेगा। खरीदारी करें फेडरल बैंक को यहाँ पे सीएमबी पे, स्टॉप लॉस लगाए नीचे में 89 रुपीज 50 पैसे का, 89 रुपीज 50 पैसे के स्टॉप लॉस से खरीदारी करना है। और ऊपर में टारगेट इसके अंदर देखने को जो मिल सकते हैं 96 रुपए से लेके 98 रुपए तक के शॉर्ट टर्म के ट्रेडिंग के टारगेट होंगे। पोजिशन टारगेट ये अचीव होने पे और ऊपर के आएंगे। फिलहाल 96 से 98 के टारगेट के लिए फेडरल बैंक में खरीदारी करें 89.50 के स्टॉप लॉस से। ओके, तो ये है आपके लिए फेडरल बैंक जिस पर आपको करनी है खरीदारी। 89.50 का स्टॉप लॉस, इस पर मूव आपको बनते हुए दिख सकता है। तो बढ़िया मूव बैंकिंग स्टॉक में आ रही है। और टाटा पावर के लिए एक और अच्छी खबर, एक तो जो साउथ ईस्टर्न यूपी ट्रांसमिशन कंपनी की बात चल रही है वो, और दूसरा इंडोनेशिया में जो ये कोल माइनिंग करते हैं अपने मुंद्रा प्लांट के लिए, जो कोल इंपोर्ट करते हैं, उस लीज को 10 साल के लिए एक्सटेंड और कर दिया गया है। तो 10 साल के लिए और सप्लाई इनका कोल का सिक्योर हो गया है जो इंडोनेशिया से आता है कंपनी के लिए। तो दोनों तरफ से दो अच्छी बैक टू बैक खबरें आती हुई दिख रही हैं टाटा पावर के लिए। शरद जी, कोई राय टाटा पावर पर? मैं तो बहुत पॉजिटिव नहीं हूँ। मुझे लगता है ब्रॉडली नंबर सब कुछ डिस्काउंट करते हैं इस स्पेस में। 2.5 2.7 टाइम्स के प्राइस टू बुक फॉरवर्ड मल्टीपल पे स्टॉक चल रहा है, और जो नए बिजनेसेस हैं उनकी मोनेटाइजेशन वगैरह होते होते काफ़ी टाइम लगेगा। तो इससे बेटर अगर आपको पावर और यूटिलिटी स्पेस में ही कुछ लेना है तो एनटीपीसी मुझे ज़्यादा बेटर लगता है। पीसी बेटर बेट है, बट टाटा पावर एटलीस्ट खबरों के दम पर फिलहाल रिएक्ट करते हुए दिख रहा है। किरण जी के पास चलते हैं, किरण का कमाल। बताएं किरण जी। दीप, शो के स्टार्ट पे मैंने जो इंडिया बुल्स का कॉल ऑप्शन दिया था उसका फर्स्ट टारगेट अचीव हो चुका है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इस्तेमाल करने की सलाह है। जहां पे हमने बाय करने की सलाह दी थी 10 साढ़े 10 के आसपास रेट था, वहां पे आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके आने की सलाह है। और उसी तरह से एक बड़ा मूव देने वाला एक काउंटर और ऑप्शन के जरिए ही मैं ट्रेड लेना चाहूंगा। जीएमआर इंफ्रा का 40 रुपए का कॉल ऑप्शन बाय करना है। अभी 1 रुपए 70 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। 1 रुपए 20 पैसे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट के लिए 3 रुपए 35 पैसे, 3 रुपीज 85 पैसे दूसरा टारगेट रहेगा। यहाँ पे भी एक बहुत अच्छा ट्रेंड यानी स्विंग टॉप जो पिछला था वो क्रॉस कर चुका है बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। इधर भी ऑप्शन चेन डेटा में 44 के कॉल ऑप्शन में भी अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है, यानी इधर से 44, 43, 44 तक जा सकता है। उस लिहाज में अगले 3 से 4 दिनों में अगर ये टारगेट्स हासिल हो जाते हैं तो 3.35 से लेके 3.85 के टारगेट्स आपको जीएमआर इंफ्रा के 40 के कॉल ऑप्शन में देखने को मिल जाने चाहिए। सुमित जी भी इस पर राय दे रहे थे और उनके रेडार पर भी था जीएमआर इंफ्रा। इनफैक्ट सुबह 40 के टारगेट से कल सुमित जी ने बात करी थी। सुमित जी, टारगेट आ गया, क्या करना है? जरा किरण जी की तरफ से तो ऑप्शन का कॉल है, जो आपके कल के लेवल से कोई टारगेट स्टॉप लॉस रिवीजन देना चाहेंगे? बिल्कुल दीपांशु, अच्छा किया आपने याद दिलाया। इसके अंदर टारगेट हिट है तो टारगेट हिट का तो मुहर लगाए, और अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। किरण जी ने अभी भी इसको सही टाइम पे पिक किया है, क्योंकि पिछले 3 दिनों का हाई स्टॉक अभी 4 दिनों का हाई स्टॉक अभी ब्रेक कर रहा है। ये अभी यहां से ऊपर में नेक्स्ट टारगेट के लिए जाएगा 42 से 44 रुपए तक के लिए। तो जल्दी ही जीएमआर इंफ्रा में और ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। किरण जी ने सही पिक चूज कर लिया है। तो किरण जी की तरफ से भी जीएमआर इंफ्रा सुमित जी को भी कल पसंद था और डेज हाई पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है इस समय। एक इंटरेस्टिंग स्टॉक का हम आपके लिए लेकर आए हैं और ये है असेलिया सॉल्यूशन। क्यों आपको रखनी चाहिए इस पर नजर, आइए जानते हैं कुशल के साथ। कुशल, बताइए क्या खास है स्टॉक के बारे में? देखिए, आज खास एविएशन स्पेस को लेकर लगातार हम खबर और लिंक्स बताते हुए आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए 27 मार्च से कमर्शियल इंटरनेशनल ट्रैवल खुलता हुआ दिखेगा। इससे
काफ़ी सारी जो जुड़ी हुई कंपनियां हैं वहां पर आपको फोकस रखना है। उसमें एक्सेलिया काले सॉल्यूशंस सबसे पहला है। आप देखिए कंपनी एयरलाइन कंपनियों को एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। अब इसमें चाहे आप रेवेन्यू मैनेजमेंट लीजिए या फिर रेवेन्यू अकाउंटिंग, कॉस्ट मैनेजमेंट, इन सभी सॉफ्टवेयर्स पे कंपनी की बादशाहत है। और साथ ही आप देखिए यहाँ पर कंपनी के 250 से ज़्यादा एयरलाइंस कस्टमर्स हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर काफ़ी बड़ी ब्रांड इनकी खासकर एविएशन स्पेस में है। और साथ साथ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप भी इन्होंने की हुई है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के साथ। रेवेन्यू वाइज मैं आपको स्ट्रक्चर बता दूं, एशिया पैसिफिक से करीबन 36% और अन्य रीजन से लगभग 64% इनका रेवेन्यू आता है। और 90% से ज़्यादा कंपनी की रेकरिंग रेवेन्यू है। और प्रमोटर का जो स्टेक है वो भी काफ़ी कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, करीबन 75% इनका स्टेक है। और DIS की लगातार यहाँ पर हिस्सेदारी बढ़ती हुई जा रही है स्टार्टिंग फ्रॉम 31 मार्च 2021। अब आप देखिए यहाँ पर जहाँ पर ऑलमोस्ट नील हिस्सेदारी थी DIS की 31 दिसंबर में, अब जाकर 2.29% हिस्सेदारी जो है अब इनकी हो गई है। वैल्यूएशन वाइज भी काफ़ी कंफर्टेबल है, करीब 20-22 के PE पर ये उपलब्ध है। ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है और डिविडेंड यील्ड भी ऑलमोस्ट 5.7% का है। तो हर एक फ्रंट पर, चाहे वैल्यूएशन के लिहाज से देखें या DIS का जो इंटरेस्ट है लगातार बढ़ता हुआ और जिस तरह की ये खबर डेवलप होती हुई दिख रही है, डेफिनेटली इनके लिए आगे चलकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव डिमांड जो है इनके सॉल्यूशंस की क्रिएट होगी। ओके, तो ये इंटरेस्टिंग पिक हैं कुशल। और हम बात तो कर रहे थे एयरलाइन कंपनीज की, जो ट्रैवल एग्रीगेटर्स हैं उनकी, साथ ही होटल स्टॉक्स अच्छे एक्शन में, बट जो इन्हें सर्विस प्रोवाइड करते हैं उन्हें भी बड़ा फ़ायदा होता है ये ट्रैवल बैन हटने से या ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन हटने से। और इसलिए एक्सेलिया सॉल्यूशन भी आपके रेडार पर होनी चाहिए। इनफैक्ट बात करते करते देखिए बड़ा स्पाइक काउंटर में आते हुए दिख रहा है, 8% ऊपर इस समय स्टॉक ट्रेड कर रहा है। कुणाल जी जरा चार्ट देखें इसका, एक्सेलिया सॉल्यूशन। देखिए मैं चार्ट देख रहा था दीपांशु, और चार्ट पर अगर आप देखें तो स्टॉक में सबसे अच्छी बात यह है कि स्टॉक करेक्टेड है। करेक्शन के बाद जो मेजर सपोर्ट रीजन है उसी के आसपास अब ये ट्रेड कर रहा है और वहीं से आपको एक बाउंस बनता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि एक सस्टेनेबल रैली यहां पर बन सकती है। यहां पर मुझे लगता है कि जो ऊपर की ओर लेवल्स हैं, सबसे पहला रेजिस्टेंस 1130 रुपए पर 1130 पर दिखता है और ये लेवल पार हो जाए तो फिर इसमें 1300 रुपए के लेवल्स भी आपको आते हुए दिख सकते हैं। तो मेरी राय में जिनके पास भी पोजीशन है बिल्कुल बने रहना चाहिए। 900 के नीचे जाने की संभावना कम दिखती है। 1130 और फिर 1300, ये दो लेवल्स हैं जिनका ध्यान रखना है। तो ये है आपके लिए इस वक्त राय एक्सेलिया सॉल्यूशन पर। तो ये है वो कंपनी जिसके लिए इंटरनेशनल ट्रैवल खुलना एक इनके लिए एक BLS इंटरनेशनल के लिए अच्छी खबर है। बिल्कुल सर। सेठी साहब को भी बहुत पसंद है। हाँ, बार लगातार रिकमेंड भी किया है। आइए करते हैं सेठी साहब का स्वागत, सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब स्वागत है आपका। एकदम ठंडे ठंडे होके आए होंगे आप कनाडा से। बिल्कुल बिल्कुल। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। बहुत ही ज्यादा ठंड है, अपने लायक तो क्लाइमेट बिल्कुल भी नहीं है। हाँ। और अनिल जी विद इन कनाडा भी बहुत ज्यादा क्लाइमेट का फ्लक्चुएशन है। जैसे टोरंटो वुड बी -20 डिग्रीज, -25 डिग्रीज। वैंकूवर वुड बी क्लोज टू -1-2 डिग्रीज या 0 डिग्री। इस तरह की ठंड है अनिल जी, बहुत ज्यादा ठंड है वहाँ। पता नहीं हमारे शिवम जी रोज रोज कैसे रहते होंगे वहाँ पे। अच्छा ये चीज बताइए कि आप मतलब प्लानिंग करके गए थे और प्लानिंग करके आए कि जब जब बाजार खराब होगा मैं इधर से गायब हो जाऊंगा, रोज रोज नोटा लगाऊंगा तो अनिल जी मेरी खिंचाई करेंगे, या फिर अब आपको लगा कि मार्केट अब ठीक हो रहा है, अब आ जाता हूँ मैं इंडिया, जब तक बाहर रहता हूँ? कैसे मतलब ये टाइमिंग कैसे की आपने? अनिल जी ये बिल्कुल कोइंसिडेंस है या मेरा लक है, क्योंकि ये इंटरनेशनल ट्रैवल तो प्लान होता है अनिल जी, बिल्कुल टिकटे जाने की भी और आने की भी तय बनी हुई थी। हाँ। और आज फॉर्चुनेटली जिस दिन मैं आया हूँ और आज ही अभी थोड़ी देर पहले बॉम्बे आया हूँ, कल आ गया था दिल्ली, तो कल बाजार में थोड़ा कल ही रिकवरी शुरू हो गई और आज तो मैं आया तो बाजार और अच्छा हो गया। तो एक सब कोइंसिडेंस है कि अनिल जी जब गया उसके बाद से बाजार में 21 को मैं एब्सेंट था, 21 से, और 22-23 से ये US रशिया यूक्रेन का वॉर शुरू हो गया और आज जब मैं आया हूँ तो अब थोड़ी पॉजिटिव न्यूज फ्लो आने लगी और बाजार ठीक हो गया। इट्स प्योरली अ कोइंसिडेंस अनिल जी। ओके ठीक है, अच्छी बात है। तो अब आपके जो पिछले 5 ट्रेवल रहे इंटरनेशनल ट्रेवल,
उनकी डेट्स हमारे पास भिजवाएं। हमारी जी बिजनेस की रिसर्च टीम एक्सक्लूसिव रिसर्च करेगी कि सेठी साहब जब जब हफ्ते 2 हफ्ते की छुट्टी में बाहर गए उस वक्त मार्केट का मूवमेंट कैसा रहा है, तो अगली बार जब आपको छुट्टी दी जाए तो हमें पता रहे कि क्या होने वाला है। तो फिलहाल आपको हमने और हमारे सभी दर्शकों ने बड़ा मिस किया। सेठी साहब फिर से स्वागत है आपका। बताएं सर आज की पहली पिक। बिल्कुल अनिल जी, बाजार में तो बहुत ही बड़ी गिरावट आ गई पिछले फोर्टनाइट में, 15 दिनों में, जब से ये यूक्रेन और रशिया का जो याद में तो बड़ी मुश्किल से आज ही भूले हम कि इतनी गिरावट आई थी, फिर से याद मत दिलाओ। तो इस गिरावट में एक्चुअली स्टॉक्स के भाव तो मैं पूरा फॉलो नहीं कर रहा था, खास करके मिड कैप और स्मॉल कैप, तो उनके तो भाव बहुत ही खराब हो गए, 20-30% कोई स्टॉक सब टूट गए हैं। तो बहुत अच्छे लेवल्स पे मार्केट आ गया और मुझे लगता है ये जो मामला है देर सवेर सुलझेगा और उसके बाद ये मिड कैप स्मॉल कैप जो अच्छी क्वालिटी की कंपनीज है वहां पे बहुत अच्छा समय है इन स्टॉक्स में अभी खरीदारी करने का। और खरीदारी करने के लिए आज 2 स्टॉक्स कैश मार्केट के रिकमेंड करना चाहूंगा। बिल्कुल बताएं सर पहला स्टॉक आज का। पहला स्टॉक एक आईटी कंपनी है अनिल जी, सोनाटा सॉफ्टवेयर, जो कि अभी 764 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड हो रहा है। ये एक बहुत ही दमदार कंपनी है। हाइज देखेंगे तो अराउंड 1024 के हाइज किए हैं और स्टॉक में अच्छा खासा करेक्शन हुआ और ये जो बहुत ज्यादा जब वीक हुआ बाजार तो उस दिन शायद 720-25 के लोज किए और वहां से अब रिकवरी शुरू हुई है। 764 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एक प्लेटफॉर्म लेड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वाली कंपनी है जो कि रिटेल, ट्रैवल और मैन्युफैक्चरिंग को कैटर करती है। अच्छी क्लाइंट लिस्ट है और बहुत ही अच्छे नतीजे भी आ रहे हैं। दिसंबर क्वार्टर का जो परफॉर्मेंस था बहुत अच्छा था, 97 करोड़ का पैट था, जो कि पिछले साल दिसंबर क्वार्टर में सिर्फ 53 करोड़ का पैट था। तो इन सबको देखते हुए भी स्टॉक पे कॉन्फिडेंस आता है, बहुत अच्छे लेवल पे ट्रेड कर रहा है, अच्छे रिटर्न रेशियोज और अच्छी कैगर से कंपनी ग्रो कर रही है। FIS DIS का भी पूरा भरोसा है, अराउंड 28% इसमें ओन करते हैं और DIS ने खास करके दिसंबर क्वार्टर में अच्छी खासी हिस्सेदारी अपनी बढ़ाई है। तो हम बुलिश ऑन द स्टॉक और मेरा इस स्टॉक में करंट लेवल्स पे खरीदारी करने का मन है या सलाह है और 790 के मेरे टारगेट है, 750 का स्टॉप लॉस रखते हैं। ओके, तो ये है 750 का स्टॉप लॉस, 790 के टारगेट, करें खरीदारी सोनाटा सॉफ्टवेयर में। दूसरा स्टॉक भी कैश मार्केट का ही है सेठी साहब? हाँ अनिल जी, कैश मार्केट का स्टॉक बताइए। मुझे लगता है बहुत अच्छी गिरावट आ चुकी है और बहुत अच्छे स्टॉक अच्छे लेवल्स पे आ गए हैं। स्टॉक का नाम है NACL इंडस्ट्रीज, जो कि पहले नागार्जुना एग्रीकेम इंडस्ट्रीज के नाम से जाना जाता था। 77 रुपीज के लेवल्स पे अभी ट्रेड करता है। एक एग्रीकेमिकल और क्रॉप केयर के सेगमेंट में काम करने वाली जबरदस्त कंपनी है जिसके 50 से ज्यादा प्रोडक्ट है, 30 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट करती है। फंडामेंटल्स अच्छे हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अराउंड 19.5%, डेट इक्विटी रेशियो भी 0.44, जो कि कंपनी ने लगातार अपना कम किया है। और बाकी वैल्यूएशन के लिहाज से अपने पीएस के कंपैरिजन में ये स्टॉक बहुत ही सस्ता लगता है। 21 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है, जबकि पीएस जो कि ज्यादातर मल्टीनेशनल कंपनीज है इस सेगमेंट में वो 54-55 के लेवल पे ट्रेड करती है। दिसंबर क्वार्टर भी अच्छा था, 15 करोड़ का पैट था, जो कि पिछले साल 9 करोड़ का पैट था। अच्छी खासी प्रोमोटर्स की अराउंड 64-65% की हिस्सेदारी है। मुझे लगता है ये स्टॉक भी यहाँ से अच्छा करना चाहिए। 77 के लेवल पे अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मेरा इसमें 90 रुपए का 85 पहला टारगेट है और 90 का दूसरा टारगेट। ये स्टॉक इन लेवल्स तक जा सकता है, खरीदारी करने की सलाह है और स्टॉप लॉस रखना है 70 रुपए का। नहीं ओके, स्टॉप लॉस 70 रुपए का रखकर 70 बहुत दूर नहीं है सेठी साहब, 82 भाव है, 70 कुछ गड़बड़ है? नहीं, मैं अनिल जी तब अभी बढ़ गया, मैं 77। अरे कैसे बढ़ गया? अभी थोड़ी बढ़ा अनिल जी, अभी बढ़ गया 77 ना मैंने जब। हाँ अच्छा, 77 पे बोला क्या आपने? हाँ अनिल जी, मैंने अच्छा जब शुरू किया था। ठीक बात, तुरंत बढ़ गया अनिल जी। ओके, तभी मैं सोचा 82 रुपए पे तो आप स्टॉप लॉस इतना नीचे का नहीं देंगे। 85 और 90 रुपए के टारगेट के लिए। तो ये है राय आपके लिए सेठी साहब की तरफ से आती हुई इस वक्त। कल का टाइम क्या रखना है सेठी साहब, 2:30 बजे कि 3 बजे? अब तो वापस आ गया हूँ, 2:30 बजे ही हूँ अब तो अनिल जी। रोज में 2:30 बजे, और आप मार्केट नहीं होगी बाजार में तो नोटा का इस्तेमाल भी नहीं होगा। नहीं, अरे एक मिनट, अब तो मार्केट होगी तो भी नोटा का इस्तेमाल की छूट। आपको बहुत नोटा कर लिया आपने 2 हफ्ते। अच्छा, बाय द वे, कभी गलती से राकेश जी या हमारे कोई दूसरे एक्सपर्ट नोटा का इस्तेमाल करे तो उसकी भी भरपाई करने की जिम्मेदारी आप ही पर होगी। राकेश जी, ये ठीक है, इनको दे दी जाए जिम्मेदारी, इतने दिन बाद आए, काम करवाया जाए कि नहीं? क्या लाए हैं अनिल जी, ये तो पूछ लीजिए। अरे सेठी साहब पूरे आ गए, हमारे लिए वही बहुत है। अब रोज लाते रहेंगे आपके लिए 2:30 बजे बेहतरीन पिक्स। तो कल से फिर से सेठी साहब से मुलाकात की जाएगी।
आपसे हर रोज 2:30 बजे हमेशा की तरह बेहतरीन पिक्स के साथ। आइए, धन्यवाद सर। आइए बढ़ते हैं आगे और वागले साहब के लिए बिल्कुल। जी वागले साहब बताएं सर। अनिल जी, माइंड ट्री को बीटीएसटी करना है। 412829 का करंट भाव है, मुझे लगता है 4200 के पार ये कल के दिन में निकल जाएगा। अभी ये लेवल पे ले ले, 5-10 रुपए नीचे आता है ऐड करें। 4080 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, लगभग 40 रुपए नीचे और 45 रुपीज नीचे, और 4210 4220 ये मेरा कल का टारगेट होगा। 4210 4220 के टारगेट के लिए माइंड ट्री पर करें खरीदारी। मिड कैप आईटी भी मोमेंटम में आ रहा है। वैसे आज रुपी देख लीजिए, रुपी भी बढ़िया स्ट्रेंथ दिखा रहा है। जो 2 दिन पहले 77 के लेवल तक जाते हुए दिखा था, आज बढ़िया पुल बैक है। इनफैक्ट आज हमने देखा है करीब 22 पैसे का पुल बैक रुपये में आपको आते हुए दिखा। 24 पैसे इस समय 76-66 पर आ गया है। तो 2 दिनों में रुपये ने भी एक बढ़िया रिकवरी दिखाई है और कच्चा तेल और गोल्ड दोनों ही थोड़ा कूल ऑफ हो रहे हैं। तो सर रिस्क आ रहा है वापस बाजार में। अब ये बाउंस बैक का इंपैक्ट है या फिर सर और एक्शन एक्सपेक्ट करें? देखिए नाइमेक्स नेगेटिव टेरिटरी में आ गया है और ब्रेंट भी जो सुबह 131 132 पर था, अब 128 पर आ गया है। तो कूल ऑफ वहां पर हुआ है। सोने में बड़ा कूल ऑफ होते हुए दिखा है। अभी भारतीय बाजार में अगर आप देखें तो सोना काफी कूल ऑफ हुआ है। इंटरनेशनल मार्केट्स में कल 2070 के लेवल तक गया था, अब 2025 पर आ गया। तो करीब $45 का यहाँ पे गिरावट है और भारतीय बाजार में भी बड़ा फॉल। चांदी भी अभी नीचे आई है, 1000 रुपए और नीचे आ गई चांदी, सोना सब थोड़ा थोड़ा नीचे आ रहा है। चलो तो एक इक्विटीज में वापस फोकस आ रहा है और आप देख रहे हैं कमोडिटी से थोड़ा फोकस इस समय हटते हुए दिख रहा है। 300 रुपए गिरावट आपको गोल्ड पे दिख रही है। आई कुछ और स्टॉक्स जहां पर अच्छा स्पाइक आ रहा है। एशियन पेंट्स मूव कर रहा है, कच्चे तेल के दाम थोड़ा कूल ऑफ हुए हैं और एशियन पेंट्स में एक अच्छा स्पाइक है। सच जी, बाउंस बैक ट्रेड है, ऊपरी सरों पर एग्जिट करना है या फिर थोड़ी और तेजी बन सकती है और यहां से भी ट्रेड मिलता है? दीपांशु, मुझे लग रहा है यहाँ पर और एक्सटेंशन होना चाहिए क्योंकि जिस तरीके से एक पॉजिटिव क्रॉसओवर है इसके इंडिकेटर्स में लगभग मुझे लग रहा है 2965 के आसपास के स्विंग्स भी बन सकते हैं। तो 100 पॉइंट की तेजी यहाँ पर अभी भी नजर आ रही है। तो डेफिनेटली इसे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैकेनिज्म से होल्ड करने की सलाह होगी। फिलहाल आपको स्टॉप लॉस लगाना है अराउंड 2820 के आसपास। 2820 के स्टॉप लॉस के साथ नजर रखिए। बढ़िया मूव एशियन पेंट्स में आपको आती हुई दिख रही है। कुछ कैश मार्केट के स्टॉक्स पर भी डालते हैं नजर। चुनिंदा ऑटो और ईवी स्टॉक्स में भी एक वरॉक दिखिए करीब 5.5% ऊपर है। बंसल जी जरा चार्ट देखें वरॉक इंजीनियरिंग का। कैश स्टॉक्स की अगर बात करें तो यहाँ पर भी काफी सारे स्टॉक्स अच्छे एक्शन में। ओके, बंसल जी के साथ कनेक्शन दोबारा करेंगे। सुमित जी जरा आप देखें वरॉक का चार्ट। दीपांशु, वरॉक के अंदर मेरे को लग रहा है कि पोजीशंस तो होल्ड करके चले। स्टॉक के अंदर अच्छा मोमेंटम बना है और एक गिरावट के बाद आज दूसरा दिन है जब वरॉक के अंदर एक तेजी का मूव बन रहा है। तो स्टॉक यहां से ऊपर में 335 रुपए से लेके 340 रुपए तक का मूव दिखा सकता है। एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करें और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें जो कि नीचे में 311 रुपए का बनेगा और ऊपर में 340 रुपए तक के टारगेट वरॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। वरॉक पर भी अच्छी मूव आ रही है। टाटा एलेक्सी अच्छे मूव में है। किरण जी, टाटा एलेक्सी का चार्ट देखें सर, वापस 7000 पर आने की कोशिश कर रहा है इस समय। बिल्कुल एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था, इसने टाटा एलेक्सी ने निकाल लिया है 6750 का। तो इसके नीचे आपका स्टॉप लॉसेस होने चाहिए और मुझे लगता है कि पोजिशनली हम 7250 रेजिस्टेंस है और वो काफी बड़ा वाला रेजिस्टेंस है। तो 7250 के आसपास हमें वापस एक बार रिव्यू लेना चाहिए इस काउंटर पे। सर आप यही हैं, कहाँ जा रहे हैं? और टाटा एलेक्सी तो वैसे भी सुमी जी का फेवरेट स्टॉक रहा है। कल भी उन्होंने दिया था एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म के लिहाज से। आपसे सिमी जी से किसी से तो ले ही लेंगे हम रिव्यू। न सिर्फ हमारे इक्विटी मार्केट दिन के उच्चतम स्तरों पर है बल्कि रुपया भी दिन की ऊंचाइयों पर पहुंचता हुआ दिख रहा है और ऐसे में एक्सपायरी का ऑप्शन तैयार है आपके लिए सुमित जी की तरफ से। बिगुल बताएं सुमित जी। अनिल जी, एक्सपायरी का ऑप्शन में कॉल लेने का सलाह रहेगा निफ्टी का। निफ्टी अभी लास्ट 15-20 मिनट में या आधा घंटा मान लीजिए हाई से 100 पॉइंट का करेक्शन दिया है, तो अभी वापस से बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 16350 का कॉल अभी सीएमपी पे खरीदारी करें। 115-111 के बीच में अभी ट्रेड कर रहा है, तो अगर शगुन वाला लेवल पकड़ना है तो 111, नहीं तो सीएमपी 115 खरीदारी करें। 16350 का कॉल निफ्टी का। नीचे के अंदर स्टॉप लॉस लगाएं 71 रुपए का, 71 का, और ऊपर में जो टारगेट इसके अंदर देखने को मिलेगा 171 रुपए से लेके 201 रुपए तक के टारगेट 16350 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी करें निफ्टी का 16350 का कॉल। ओके, तो ये है आपके लिए
16,350 का कॉल खरीदने की राय आती हुई दिख रही है सुमित जी की तरफ से। और जो लेवल्स अनिल जी आप बात कर रहे थे, बिल्कुल वहीं से बाजार भी थोड़ा घूमते हुए दिखे हैं। 16,425 से जस्ट नीचे ही हमने देखा है निफ्टी करीब 75 अंक नीचे भी आया है, बट ऑफकोर्स 350 अंकों की तेजी है। और कल की एक्सपायरी के लिए सुमित जी की तरफ से ये है आपके लिए नहीं निकला ना 16,425 के ऊपर सर, तो वही एग्जैक्टली वहीं पर आया वहां से फिर और 300 भी नहीं तोड़ रहा, 300 भी नहीं तोड़ रहा है, तो बिल्कुल। 300 200 250 तो खैर मजबूत सपोर्ट है ये। उसके पहले 300 वाले शॉर्ट जो कॉल राइटर्स शॉर्ट होके रखे हैं वो भी नीचे नहीं जाने दे रहे, तो 325 के आसपास से थोड़ी फिर से खरीदारी आती दिख रही है। अच्छा ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सुमित जी जो कह रहे हैं 71 का स्टॉप लॉस लगाइए, 111 में खरीदिए, 171 और 201 ये है दो टारगेट आपके लिए सुमित जी की तरफ से आते हुए। कितने रिस्क लेते हैं सुमित जी सोचिए। नहीं तो किसी का टारगेट 200 रुपए का आया तो वो 199 198 देते हैं, ये 201 दे रहे हैं। सुमित जी अगर 201 का टारगेट 199 पे जाके टच करके वहीं से घूम गया तो अनिल जी प्लीज उसको टारगेट हिट ही मानिए, थोड़ा सा ग्रेस मार्क बहुत जरूरी है ऐसे वॉलेटिलिटी में। चलिए हमारा तो दिल बहुत ही बड़ा है, दे देंगे। चलिए आप तो 190 तक ही पहुंचा दो, हम उसमें हिट करवा देंगे। आज के ज़माने में तेजी के टारगेट हिट होना भी अपने आप में बड़ी बात है। हालांकि आज ये अच्छी बात है, आज और कल ज़्यादातर कॉल आपके बाय साइड पर आए हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से, कल भी और आज भी। कल के देखिए दीप, कल के क्लोजिंग शो में एक भी शॉर्ट कॉल नहीं है जी। और कल के मॉर्निंग वाले शो में सिर्फ एक शॉर्ट कॉल था हिंडाल्को का, उसके अलावा सारे के सारे बाय कॉल्स थे। तो कल सुबह से ही खरीदारी के मूड, हाँ हो सकता है इनमें से कुछ के स्टॉक्स ट्रिगर हुए हैं, दिन में एक बार जो डिप लगी थी जी, लेकिन इन जनरल सारे के सारे एक्सपर्ट्स हमारे जो है पूरे पैनल ने इस तेजी का अपमूव एकदम टाइमली पकड़ लिया, ये कहना होगा। तो ये एक बहुत अच्छी चीज हुई है। बिल्कुल, तो बढ़िया मूव आती हुई दिख रही है इस समय। और स्टॉक्स भी देखिए सर, अब पार्टिसिपेशन और बढ़ते हुए दिख रहा है। फाइनेंशियल स्टॉक्स, कंजम्पशन स्टॉक्स मूव कर रहे हैं, फाइनेंशियल भी फाइनेंशियल मूव कर रहे हैं, कंजम्पशन मूव कर रहे हैं। पर ऑटो का बाउंस बैक है सर, जो आज सुबह ब्रोकरेज रिपोर्ट की हम बात भी कर रहे थे, जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई थी, वो कह रहे थे कि काफ़ी सारे ऑटो स्टॉक्स अब अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पर आ गए हैं। उसी का इम्पैक्ट आप आते हुए दिख रहे हैं। ऐसा ही एक स्टॉक जिसकी भारी पिटाई हुई है, 52 वीक लो से बाउंस बैक कर रहा है, हीरो मोटो। सचिन जी अभी एक स्पाइक आते हुए दिख रहा है हीरो मोटो में, ट्रेड दिखता है सर? बिल्कुल दीपांशु, मुझे लग रहा है यहाँ पर एक काफ़ी क्लासिकल रिवर्सल फॉर्मेशन है। एंड जिस तरीके से इमीडिएट बेसिस पे डेटा नज़र आ रहा है, लगभग मुझे लग रहा है ये बाउंस बैक जो है, रिकवरी है, वो 2400 तक एक्सटेंड हो सकती है। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक लॉन्ग बायस ही रखा है। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगाना है अराउंड 2270 का आपके लिए इस समय हीरो मोटोकॉर्प जो अच्छा बनते हुए दिख रहा है। शरद जी, कोई ऑटो स्टॉक जो आपको पसंद हो इस सेल ऑफ के बाद? आज सुबह जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट थी कि काफी सारे स्टॉक्स अब वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हो गए, उन्होंने तो इनफैक्ट अपग्रेड भी किया था मारुति जैसे काउंटर को। जी, हम M&M पे ज़्यादा बुलिश हैं। हमें लगता है जो इलेक्ट्रिक लॉन्च वगैरह जैसे टीजर्स अभी हमने देखे हैं और टोटल रीऑर्गेनाइजेशन भी जैसा हो रहा है, वहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव हैं। टाटा मोटर्स पे भी हम काफ़ी पॉजिटिव हैं। हमें लगता है पैसेंजर व्हीकल स्पेस में वहाँ से जो इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए, प्लस पोस्ट GST इम्प्लीमेंटेशन शायद पहली बार होगा कि कमर्शियल व्हीकल्स में भी एक डिसेंट अपटिक आने वाले टाइम में देखने को मिले। और वैसे तो पूरी स्पेस ही काफ़ी अट्रैक्टिव है, बट टू व्हीलर्स में भी आप जैसे हीरो मोटो की बात कर रहे थे, 4-4.5% की डिविडेंड यील्ड पे हीरो मोटो को, मुझे नहीं याद लास्ट टाइम कब था, लेकिन काफ़ी डिसेंट बेट्स हैं वो। बजाज ऑटो, ये सब काफ़ी डिसेंट बेट्स है। थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक का लॉन्च डिले हो गया, इस वजह से ज़्यादा करेक्शन है, बट इन वैल्यूएशंस पे मुझे कोई रिस्क नहीं दिखाई देता इस स्पेस में। तो ये है आपके लिए ऑटो कॉल्स, ऑटो स्टॉक्स। और M&M पसंद है शरद जी को, उस पर रखिए नजर। बजाज ऑटो, हीरो मोटो, ये भी इस समय मूव में आ रहे हैं। कंजम्पशन स्टॉक्स में भी एक्शन है। और बाटा, बंसल जी, इसकी भी रिसेंटली भारी पिटाई हुई थी, आज बाउंस बैक दिख रहा है, 1800 के लेवल्स पर आ गया है और मूव कर सकता है मोमेंटम के साथ। बिल्कुल दीपांशु मूव कर सकता है। आज इसने होते हुए दिख रहा है बंसल जी के साथ, दोबारा उनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। वागले साहब जरा आप देखें सर, बाटा का चार्ट 1800 पर कैसा दिखता है आपको? दीपांशु, 1800 का ही वो लेवल है जो क्रूशियल लेवल है। इसके पार निकल जाता है तो स्ट्रेंथ आएगी, फिर 1900 तक जाएगा। तो फिलहाल मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, मार्केट के साथ जाएगा। 1800 के ऊपर अगर कल के दिन में सस्टेन होता है तो 1785 के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है 1900 के टारगेट के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए बाटा, जहां पर आपको करनी है खरीदारी। 1800 के ऊपर और अच्छा लगेगा। बट एक कॉल जो अच्छी लग रही है अनिल जी को, आइए जानते हैं उनके साथ कल के 2000 का। बिल्कुल जी सर।
बंधन बैंक का फ्यूचर या फिर आपके लिए ऑप्शन खरीदारी करने की राय है। 266 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 267 तो है अभी। 260 का स्टॉप लॉस लगाइए, 274 280 286 286 तीन टारगेट पर आपके लिए 280 286 ये तीन टारगेट हैं, खरीदारी करनी चाहिए सारे शॉर्ट। और इसमें सेम मुझे वैसा मूव दिख रहा है जैसा कल हमें महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस में नजर आ रहा था, जो 2 टारगेट हमारे हासिल कर चुका है, तीसरे टारगेट की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। M&M फाइनेंस भी 142 तक पहुंच चुका है। ऐसे ही इसी तरह के जो ज्यादा पिटे हुए स्टॉक्स हैं दीप, उसमें आप देखिए आईबुल हाउसिंग आज 11% बढ़ा है। ये हाई बीटा जो ज़्यादा करेक्ट हुए स्टॉक्स हैं उनमें अब तेजी बनने के चांस हैं एक बार शॉर्ट कवरिंग के लिहाज से, तो उनमें बंधन बैंक एकदम फिट होता है इस पूरे प्रोसेस में। दूसरा तरीका ये कि ओवरनाइट रिस्क जो हमेशा रहती है इसमें भी है। करेक्ट सर। 265 रुपये वाला कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं अगर डर लगता है तो, 14 रुपये में मिल रहा है, 10 रुपये स्टॉप लॉस, 19 रुपये और 22 रुपये 2 टारगेट के लिए। 265 वाला कॉल ऑप्शन 14 के आसपास खरीदिए, 10 का स्टॉप लॉस, 19 और 22 2 टारगेट के लिए। तो ओवरनाइट कर रहे हैं तो कॉल ऑप्शन कर लीजिए, इंटरडे कर रहे हैं तो फिर वैसे टाइम ही कम है मैं तो इंटरडे अच्छा, तो ऑप्शंस के जरिए भी आप कर सकते हैं, ये दूसरा तरीका हो सकता है। लेकिन ये स्टॉक है, अगर कल बाजार का मूड माहौल ठीक रहा तो कल मुझे ऐसा लग रहा है कि हाई बीटा बैंक्स और NBFCs कल फिर से बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। और वैसे भी 2 दिनों से निफ्टी की आउट परफॉर्मेंस फिर से है तेजी की तरफ। वैसे तो मंदी की तरफ भी निफ्टी ही कम गिर रहा है, लेकिन अब फिर से जब तेजी बनेगी तो एक बार ऐसा ट्रेड बनेगा कि बैंक्स, ऑटो, रियल एस्टेट, ये पिटे हुए सेक्टर्स ये पहले चलेंगे। मेटल्स आपको थमते हुए दिख ही रहे हैं, ऑयल एंड गैस थमते हुए दिखेंगे, सरकारी कंपनियों के शेयर थोड़े थमते हुए दिखेंगे और यहाँ पर रिकवरी आपके लिए आ जाएगी। इस पर ये ट्रेड आपको बनाना चाहिए इस वक्त। जी करेक्ट सर। तो ये है आपके लिए इस समय राय। बंधन बैंक फाइनेंशियल्स पसंद आ रहे हैं सर, M&M फाइनेंस, मनप्पुरम, बैंक ऑफ बड़ौदा और अब एक और बंधन बैंक, और बैंक निफ्टी पर तो ऑफ कोर्स जबरदस्त मूव जो आ ही गई है आज। तो आइए फिर मार्केट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, बाजार पर क्या करके जाए ये भी जान लेते हैं मार्केट स्ट्रैटेजी में। कभी कभी खुशी के लिए कुछ ज्यादा नहीं, एक अनजान दोस्त ही काफी है। EBIX कैश हर खुशी के लिए काफी है। आई थिंक सर जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने कहा और उसके बाद आज हमने अभी तक कोई एक्शन की बात सुनी नहीं, गोलीबारी की कुछ ज़्यादा बड़ी खबरें नहीं आई हैं। आज भी सीज फायर है कुछ जगहों पर इवैक्यूएशन के लिए, तो लग रहा है कि बाजार मान रहा है कि शायद एक कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ बढ़ रहे हैं, या एटलीस्ट नियर टर्म में तो लग रहा है कि शायद और परेशानी नहीं होनी चाहिए। ऑफकोर्स शाम को चेंज होता है तो अलग बात है, पर नैस्डैक देखिए सर, डाउ फ्यूचर्स के तो हम फोकस कर ही रहे थे 450 अंकों पर, नैस्डैक फ्यूचर्स 2% ऊपर है, तो आईटी भी कमबैक के मूड में लग रहा है, इवन दो बॉन्ड यील्ड बढ़ी हुई है 1.9% पर है। यूरोप के बाजार में तो ज़बरदस्त तेज़ी है, 4% ऊपर तक का आपको इंडेक्स यूरोप के इस समय दिख रहे हैं। कच्चा तेल कूल ऑफ हुआ है, गोल्ड कूल ऑफ होते हुए दिख रहा है, तो कुछ ना कुछ तो बाजार एक्सपेक्ट कर रहा है कि शायद बातचीत से मामला हल होते हुए दिखेगा। क्या करके जाए सर? देखिए इसमें तो कोई डाउट ही नहीं कि जो भी होगा वो आपको हमको किसी को पता नहीं जी, लेकिन चीज़ें थोड़ी बेहतर होती दिख रही है, खराब नहीं हो रही है, ये सारी चीज़ें दिख रही है। बाजार को तो इसी पर ट्रेड करना है। नेक्स्ट न्यूज़ जब तक नहीं आए तब तक माहौल ठीक है। माहौल ठीक है वैसे, सॉरी नेक्स्ट खराब न्यूज़ जब तक नहीं आए तब तक माहौल ठीक है। बिल्कुल। क्या होता है कि आप दो तरीके से ट्रेड करते हैं, जब तक नेक्स्ट खराब न्यूज़ नहीं आए तब तक माहौल खराब है, और जब तक नेक्स्ट खराब न्यूज़ नहीं आए तब तक माहौल ठीक है। दोनों में फ़र्क है। दोनों में फ़र्क है, करेक्ट। हाँ, तो यहाँ पर इस वक्त जब तक नेक्स्ट खराब न्यूज़ नहीं आए तब तक माहौल ठीक है, और जब तक अब हमको इस वक्त अच्छी न्यूज़ नहीं भी आए चलेगा, खराब नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मार्केट थोड़े अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश करे। ये फ़र्क है कि नहीं तो ये होता था कि अगर अच्छी न्यूज़ नहीं आई तो हम टिक नहीं पाएंगे, नीचे जाएंगे क्योंकि खराब न्यूज़ पहले से। सो हल्का सा ये बदलाव हुआ है कल और आज की रिकवरी में। जो चीज़ें सावधानी रखने वाली है, एक सब कुछ ठीक है, ग्लोबल सब दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, 3% आपको यूरोप भी ऊपर दिख रहे हैं, 4% दिख रहे हैं। फ्रांस जर्मनी वाले जो समझौता कराने में लगे वो खुद 4% बढ़े। कैक डेक दिखा दो एक बार। नेस्डेक सब उस हिसाब से तो हम कुछ ऐसे खास बढ़े नहीं है ज़्यादा, तो इतनी मतलब अभी भी जगह है। बिल्कुल। लेकिन डर एक ही कि ये रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये नहीं पता, या कोई खराब खबर आएगी नहीं आएगी, तो वो एक रिस्क है। दूसरा बात यह कि जो 2 दिनों से हम
एफएनओ के पॉजिटिव बोल रहे थे, कल तो मैं न्यूट्रल बोलूंगा क्योंकि जो शॉर्ट कवरिंग ऑटो कवरिंग वाला जो मामला था वो तो हो गया। तीसरा एक फैक्टर है, भले ही छोटा ही हो, 75-100 पॉइंट का 50 पॉइंट का ही हो फर्क, जिसमें कल जो चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। देखिए मेन तो उत्तर प्रदेश है, और अगर उत्तर प्रदेश में कैसे भी बीजेपी की सरकार बन जाती है, 250-250 सीट जो भी आए, और अगर उतने में भी बन गई तो भी बाजार उसको न्यूट्रल से हल्का सा पॉजिटिव लेगा। लेकिन अगर सरकार नहीं बनने के संकेत आए तो 100 पॉइंट उसके गिन लो आप नीचे के, करेक्ट, इतने तो बनते 75-100 पॉइंट यूपी की वजह से। सो एक वो फैक्टर और है जो कल हमें ध्यान रखना है। करेक्ट। एक और जोकर इन द पैक, 3 दिन तक 7,500-8 हज़ार करोड़ का माल बेचने के बाद क्या आज एफआईएस का फिगर कुछ अलग होगा? आशा तो है ना। देखो अगर आज एफआईएस खरीदे बहुत अच्छी बात है जी कि आपने बेचना रोका है, थैंक यू वेरी मच जी। 38% पे आप आ गए इंडेक्स में बेचते बेचते, हमने कहा इससे ज़्यादा बेचेंगे नहीं। अगर नहीं खरीदा और आज भी बेचा तो दीप इससे बढ़िया बात नहीं हो सकती, क्योंकि आपकी इतनी एग्रेसिव सेलिंग अब भी मार्केट पचा गया है और उसके बाद ऊपर खड़ा हुआ है। कल भी यही हुआ है, आज भी यही हुआ। इसका मतलब जो सेलर है उससे बाहर बड़ा हो गया है। करेक्ट, और ये एक अच्छा संकेत है बाजार के। सो ओवरऑल जो हैं जैसे हैं लेवल्स के हिसाब से चलें, जब तक हम 16,250 के ऊपर बंद हो रहे हैं तब तक ठीक है, और ऊपर में 16,500 पहला लेवल है, 16,450 16,500 जहाँ तक जाने की कोशिश होगी कल। उसके पार निकली तो शायद 16,800 850 का लेवल है, जहाँ से हमारा बड़ा ब्रेकडाउन हुआ था और जहाँ से हमने बड़ी मंदी जो देखी वो 16,800 850 पे ट्रिपल बॉटम बनाकर वो तोड़ा था। ट्रिपल बॉटम है ना, वहां तोड़ा था। तो वहां तक जाएंगे, वहां पे काफी कुछ थैंक यू वेरी मच करना पड़ेगा, उस जगह वहां देखेंगे। तो फिलहाल 1 बाय 1 लेवल देखते चले। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है देख लीजिए, 33,900 34,100 आ गया आपका लेवल। दीप देखो सामने, बिल्कुल आ गया 900, 33,970 आज का है, आज का है एग्जैक्ट 33,900 34,100 रेंज में ही टॉप बना है। बिल्कुल, तो वहां पहुंच गया। कल के लिए 34,400 34,600 पहला रुकावट है, 34,900 35,100 अगला लेवल है। याद कर लिए अभी तो कल को मुझे आज रात ज़्यादा नोट्स बनाने में टाइम नहीं लगेगा। तो ये है जो है पोजीशन, उसको होल्ड कर लें, रिस्क मैनेजमेंट अपना अब भी रखें। बायस तेजी की तरफ थोड़ा बना है आज की क्लोजिंग की वजह से, इसमें कोई डाउट नहीं। ग्लोबल मूड माहौल को देखते हुए, और मंदी नहीं होगी, मंदी कर कच्चा तो डॉलर होना भी है, चलो मान ले, तो एक तरफा तो $2 निकल तो है नहीं निकले जी का क्या फायदा कि ट्रेडिंग ना हो दूसरे दिन। ऐसा हुआ कि अब 11 तारीख तक एलएमई पे बंदी हो गई। अच्छा 11 तारीख से उन्होंने बंदी कर दिया, और मार्जिन के लिए भी काफी सारी चीजें चल रही हैं। हमारे बाजार में भी मार्जिन बढ़ गए हैं सर इसकी वजह से। बोल दिया निकल निकाल ही दिया इसको बिल्कुल। चलिए, तो आज थोड़ा स्टेबल हुआ है, बट बढ़िया एक्शन है बाजार में इस समय। फाइनल कुछ कॉल्स ले लेते हैं क्लोजिंग से पहले। जिस तरह से स्टॉक मूवमेंट आ रहा है, मिड कैप इंडेक्स में एक बड़ी तेजी और आपने आती हुई दिखी है। यहाँ पर ब्रॉडर मार्केट के स्टार्स रहे हैं। एसबीआई कार्ड्स पर अभी एक अच्छा उछाल आते देखा है, इस पर भी आपको रखनी है नज़र। इस बीच रूस के विदेश मंत्री के कुछ बयान आ रहे हैं, देखते हैं ये शायद इसकी वजह से भी बाजार को थोड़ा सहारा मिला हो, ऐसे भी संकेत हो सकते हैं। मौजूदा संकट का बातचीत से हल निकालना बेहतर है, तो अगेन बातचीत के संकेत आ ही रहे हैं जो 2-3 दिनों से चल रहा है। पुतिन साहब ने पहले अपनी कंडीशंस रखी कि ये हमारी 4 कंडीशंस हैं, अगर यूक्रेन इस पर काम करने के लिए तैयार है तो हम अभी के अभी युद्ध रोक सकते हैं। फिर कल जेलेंस्की साहब यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने कहा कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, नेटो की मेंबरशिप हमें नहीं चाहिए, जो बाकी डिस्प्यूट्स हैं उस पर भी हम बातचीत करेंगे। और आज जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर लैवरोव साहब के कमेंट्स आ रहे हैं वो भी यही कह रहे हैं, ऑपरेशन का मकसद यूक्रेन सरकार को हटाना नहीं है। तो डेफिनेटली काफी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स यहाँ पर आपको आते हुए दिख रहे हैं, जिसकी वजह से बाजार का आश्वासन सब बढ़िया बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया बोल रहे हैं सर। वित्त मंत्री वहाँ के फॉरेन सॉरी विदेश मंत्री यस सर। अच्छा क्या हो गया इनको? लग रहा है सर 2 हफ्ते का जो उन्होंने टाइमलाइन रखा था वो खत्म हो गया, प्रोग्रेस इनकी ज्यादा हुई नहीं, सिर्फ साउथ और साउथ ईस्ट में ही हुई। लगता है इन्होंने वो हमारा ऐड देख लिया, बात करने से बात बनती है ना क्या? हमारी ये तो बड़ी खबर है भाई, बड़ी खबर है सर। ऑपरेशन का मकसद यूक्रेन की सरकार को हटाना, क्योंकि पहले ये लग रहा था कि ये तो जेलेंस्की साहब के पीछे पड़े, इनको हटा के मार के ही छोड़ेंगे, है ना? ये इंटेंशन था। अगर वो ये बोलते हैं कि मकसद ये नहीं, तो ये तो बड़ी बात है। बिल्कुल, इसका मतलब ये कि जो जेलेंस्की साहब ने बोला कि हमको नेटो में नहीं जाना है, ये बात पसंद आएगी, बात पसंद आ गई, रिएक्ट कर रहा है रूस, पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है। ये बहुत बड़ी खबर है भाई। एक बार जरा इसी को दिखाओ, बच्चे 2 मिनट वैसे भी क्या कौन सी कॉल्स और क्या कुछ कर लेंगे, लेकिन ये खबर बहुत बड़ी है जो इस वक्त आती दिख रही है। अगर इसे इसके
मतलब जैसा वो कह रहे हैं फेस वैल्यू पे फेस वैल्यू पर लिया जाए तो अब लेंगे फेस वैल्यू पर। जब अगर रशिया ने जेलेंस्की साहब को फेस वैल्यू पर लिया है तो हम भी रशिया के विदेश मंत्री को फेस वैल्यू पर लेते हैं। वो कह रहे हैं कि उनका मकसद ये अपना यूक्रेन की सरकार को खत्म करना नहीं है, ये भी बोल रहे हैं ऑपरेशन तय योजना के मुताबिक जारी रहेगा। मतलब ये कह रहे हैं कि जो हमारा प्लान था उसी के हिसाब से यार, मतलब शर्म भी नहीं है। क्या बोलते हैं मौजूदा संकट का बातचीत कौन बोल रहा है? खुद गुस्से है, खुद ही बोल रहे हैं कि बातचीत से हल निकालना संभव है। हे भगवान, आई थिंक सब जगह पूरी दुनिया में राजनीति एक जैसे होते हैं, यही होता है। अच्छा, बिल्कुल। बल्कि लैवरोव साहब तो वैसे हैं, मतलब कुछ भी जाके बोल देते हैं, पहले भड़काने का काम करते हैं, फिर कूल ऑफ कर। हाँ बिल्कुल, ट्रम्प टाइप ही हैं। अच्छा। पुतिन साहब ज्यादा बात नहीं करते हैं, ये लैवरोव साहब है जो उनकी तरफ से ज्यादा बातचीत करते हैं। तो समझ तो गए होंगे आप कि कितना भरोसा कर रहे हैं इन सब लोगों पे। चलिए ठीक है, हम तो भरोसा मार्केट के लेवल्स पे करते हैं, भाव भगवान है, जो दिख रहा है वही सही है, जो दिखेगा वही सही होगा। ओके, क्लोजिंग पे चलें सर? हाँ बिल्कुल चलते हैं क्लोजिंग पे। और 335 अंक मजबूत, 16350 पर क्लोजिंग की तैयारी, 1238 अंक ऊपर, 1250 ऊपर सेंसेक्स, 700 अंक ऊपर बैंक निफ्टी, 33,900 34,100 की फाइनल रेंज पर जाकर बंद होता है। बिल्कुल डायरेक्शन और वक्त सही बता पाए ना बताएं, लेकिन लेवल आपके सामने सही आ जाएंगे, कहाँ पर क्या होना है ये हमारा वादा। और दीप बहुत अच्छा हुआ, मेरा इतना डर था कि मेरे पास में ना सच्ची बताऊं 33,000 के नीचे के लेवल्स ही नहीं थे। मतलब बहुत मुश्किल से मेरा जी जानते कैसे निकालेंगे। मैंने कहा और गिर गया तो कहाँ से लेवल लाऊंगा। मतलब 3-4 साल पुराने वाले सारे पेपर तो निकाल दिए, मेरी फोल्डर रखा हुआ था। अब मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही। अच्छा, इसके लिए कुछ मतलब कोई ज़्यादा काम करने के लिए आपको मोटिवेशन तो चाहिए ना, नीचे गिरने के लेवल निकालने के लिए मोटिवेशन कहाँ से है? सो थैंक गॉड बच गए। 2 दिनों में जो बेस्ट फॉर्मेशन हुआ, उम्मीद करते हैं कि काम आएगा आगे। ओके, अतुल दामोदर झोपे साहब कह रहे हैं कि बैन से बेनिफिट क्यों नहीं आ रहा? भाई कोई बैन में आए तब तो आए अतुल जी, एक भी शेयर बैन में नहीं आया। मेरे लोगों के है वो पोजीशन नहीं संभल रही, नई कहाँ से बनेगी? बैन में कहाँ से आएगा? बैन में कब आता है शेयर? जब नई नई पोजीशन बने, बनती रहे, जरूरत से ज़्यादा बन जाए। यहाँ तो है वो ही नहीं संभल रही किसी से, सबकी तो छूट रही है। कोई जल्दी बैन वैन में आने वाला नहीं है। आशीष चतुर्वेदी लाइफ के मजे ले रहे हैं आराम से। कोई बैन से बेनिफिट है नहीं और लगता भी नहीं कि बहुत जल्दी आने की तैयारी में। चलिए फाइनल क्लोजिंग तो आएगी तब तक आएगी, लेकिन आखिरी मिनटों में निफ्टी ने थोड़ी दौड़ लगाने की कोशिश की है। 16,370 पर हुआ है बंद, 356 अंकों के फायदे के साथ। 1,306 अंक ऊपर सेंसेक्स बंद हुआ है, आखिरी 1 मिनट में 100 पॉइंट उछला है। और साथ ही निफ्टी बैंक बंद हुआ है 738 पॉइंट ऊपर, एग्जैक्टली 33,900 के करीब। ये आपके लिए डाउ फ्यूचर सिर्फ 480 अंक ऊपर है इस वक्त क्लोजिंग के वक्त, और 270 अंक ऊपर है नैस्डैक के फ्यूचर। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी हरियाली होने की संभावना आज रात अमेरिका में है आपके लिए। घंटी की मधुर आवाज तो आपने सुन ही ली होगी। बाजार बंद होने की तैयारी में, प्रोविजनल क्लोजिंग के बाद फाइनल क्लोजिंग। आज तो दोनों घंटियां मधुर रही। आज दोनों मधुर है, बड़े दिनों बाद, लंबे समय बाद। सुबह भी बोला था मधुर है, शाम को भी मधुर है। बाजार बंद होने के बाद का एक्शन आपके सामने रख दें। अच्छा, पहले एक बार मैं सोचता हूँ मिड कैप स्मॉल कैप शेयर भी आज बताए जाए। जी सर। और वो भी एक इंटरेस्टिंग डेटा है दीप। 2800 शेयर बीएससी पर मजबूती के साथ बंद हुए, 800 कमजोर। 1640 शेयर एनएससी पर मजबूती के साथ बंद हुए और 300 शेयर कमजोर। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी बढ़िया मार्केट ब्रेथ बहुत दिनों बाद मिड कैप इंडेक्स 2% ऊपर बंद हुआ है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी बताओ जरा, वो कितना ऊपर बंद हुआ है? वो भी मेरे ख्याल से 2-2.25% के आसपास बंद हुआ था। 2.5% लास्ट में देखा था, देख लेते कितना ऊपर बंद हुआ है। 2.25% भाई एग्जैक्टली मिड कैप में। तो ये है आपके लिए दमदार क्लोजिंग। आइए बढ़ते हैं आगे। बंसल जी का पसंद का एक टॉपिक है शाम के लिए, ऐसा मुझे लग रहा है। मैं पूरा देख लेता हूँ, बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बंसल जी ने पहले ही स्माइल करना शुरू किया। बंसल जी अभी तक तो मैंने पढ़ा ही नहीं, आपने पहले से स्माइल क्यों किया भाई, बताइए। अनिल जी कोई चीज पसंद की ला रहे हैं अनिल जी, अब वो पसंद आती है कि नहीं आती वो एक अलग बात है, बट एज ऑफ नाउ तो यही मान के चल रहा हूँ अनिल जी, पसंद आएगी। चलो बढ़िया है, सुन लीजिए। तो फिर सिगरेट युवाओं में एक फैशन बन चुका है, तो आप फोकस सिगरेट पे मत कीजिए, युवा शब्द पर फैशन फोकस कीजिए। आपको युवा माना जा रहा है। इस कवि का अभिप्राय ये है, कहने की कोशिश ये कर रहा है कि आप इस सेंटेंस में युवा है, सिगरेट से लेना देना नहीं है। लेकिन हर एक सिगरेट
जो सिगरेट पीने वाले लोग हैं उनकी ज़िंदगी के 11 मिनट कम करते हैं, ऐसा एक रिसर्च में आया है। सिगरेट पीने वालों में लंग्स कैंसर के साथ साथ हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक होने का खतरा भी बढ़ जाता है। तो आज है नो स्मोकिंग डे और आज शाम हम आपकी खबर आपका फ़ायदा में इसी पर करेंगे विशेष चर्चा और जानेंगे कि सिगरेट से हमारी सेहत को क्या क्या नुकसान होते हैं और कैसे इस लत से छुटकारा पाया जा सकता है। चर्चा में हमारा साथ देंगे डॉक्टर रमाकांत देशपांडे, सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट, और डॉक्टर विक्रम जग्गी, सीनियर पल्मोनोलॉजिस्ट, और डॉक्टर शेखर सालकर, प्रेसिडेंट नोट यानी कि द नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर टोबैको इरेडिकेशन। और नो स्मोकिंग डे के दिन आईटीसी ग्रीन में बंद हुआ है आज 229 रुपए के आसपास। आज के शो का नाम है धूम्रपान खतरे में जान। और बता दूं मैं आपको, सबसे अच्छी बात है हमारे बंसल जी कंप्लीटली नॉन स्मोकर है। हाँ, ये तो मुझे पता है। तो बंसल जी, अच्छी खबर आपके लिए यही है कि आप तो वैसे भी नॉन स्मोकर हैं, आप शो आराम से देखकर एंजॉय कर सकते हैं, 2-4 लोगों को सलाह दे सकते हैं, ठीक है ना? अनिल जी बिल्कुल ठीक है। और अनिल जी ये प्रोग्राम काफी अच्छा है, मतलब कि आज की युवा पीढ़ी तो अनिल जी जितना इससे दूर रहे, क्योंकि अनिल जी आज तो अवेयरनेस है। आज से 20 साल पहले अवेयरनेस नहीं थी कि टोबैको से कैंसर होता है, अब तो इसको कैंसर स्टिक बोला जाता है। तो ये प्रोग्राम अनिल जी वाकई युवाओं के लिए है, क्योंकि वही उम्र होती है अनिल जी भटकने की, वहां भटकने की। तो बिल्कुल इससे तो बच के चलना चाहिए। मैं तो इसको कैंसर स्टिक बोलता हूँ। बात बिल्कुल सही कह रहे हैं अपने अनुभव के आधार पर कि यही उम्र होती है भटकने की। जो अनुभव मतलब बंसल जी ने कई सारे लोगों को भटकते हुए देखा है उस उम्र में, वो अनुभव है। अनुभव थोड़ी जरूरी अपने ऊपर ही वो है, दूसरों को देख के भी अनुभव कर सकता है आदमी। तो इसलिए ये बंसल जी का अनुभव आपके बहुत काम आएगा इस वक्त। आइए बढ़ते हैं आगे वाले प्रोग्राम की तरफ। नए वित्त वर्ष की शुरुआत में कुछ ही दिन बचे हैं और ऐसे में आपको नए फाइनेंशियल ईयर के लिए अभी से फाइनेंशियल प्लानिंग कर लेनी चाहिए। कई लोगों को, जैसे दीप को, जैसे कि मृत्युंजय भी हमारे साथ है, मृत्युंजय को हो सकता है मुझे भी इस साल बोनस मिलेगा, अप्रेजल्स बहुत अच्छे होंगे। तैयार है सर? तो मिलता साल में एक ही बार है, लेकिन मैं रोज रोज याद दिला के कितनी बार आपको हंसा देता हूँ, कितनी बार अच्छी फील आती है। तो अब इसका पैसे का इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो अभी से प्लानिंग कर दें। बिल्कुल, तो ये प्लानिंग आज हमारे सारे कलीग्स के लिए भी है, आप सबके लिए भी है कि जब ये अप्रेजल का, बोनस का पैसा आएगा तो आप इसे कहाँ इन्वेस्ट करें। आज मनी गुरु में हम यही बताएंगे और ये बताने के लिए हमारे साथ होंगे अमित कुकरेजा, को फाउंडर amitkukareja.com, और विनीत पटावरी, को फाउंडर स्टॉक एज के, जिनसे हम करेंगे आज बात इस पूरे मुद्दे पर। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक इंटरव्यू में कुछ बड़े संकेत दिए और उन्होंने कहा कि वो पश्चिमी देशों से नेटो की सदस्यता की भीख नहीं मांगेंगे। यही नहीं, उन्होंने रूस समर्थित डोनेस्क और लुहांस्क पर बातचीत के संकेत भी दिए हैं। दरअसल रूस भी हमले से पहले यही चाहता था। तो जेलेंस्की का यू टर्न यूक्रेन में क्या शांति लेकर आएगा, क्या पुतिन मान जाएंगे, करेंगे इसी पर खास चर्चा। और अभी अभी जो रूस के विदेश मंत्री के बयान आए उन सब का क्या मतलब है, इंडिया 360 डिग्री में आज रात 8 बजे हम करेंगे इसका पूरा विश्लेषण। यूक्रेन का यू टर्न, मान जाएंगे पुतिन, ये है हमारा आज का बड़ा सवाल और इस पर पूरी चर्चा होगी। इसके अलावा पुरानी पेंशन व्यवस्था का समर्थन करने वालों के लिए एक अच्छी खबर आई है, बड़ी खबर आई है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में एनपीएस की जगह पुरानी पेंशन बहाल करने का ऐलान कर दिया। इससे पहले राजस्थान सरकार भी ऐसा कर चुकी है और यूपी चुनाव के पहले भी ये मुद्दा काफ़ी गर्म रहा। आज रात 8 बजे इस मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा कि क्या वाकई में बाकी राज्यों को भी पुरानी पेंशन बहाल करने का काफ़ी उन पर दबाव बन रहा है और ऐसा किया जाएगा तो क्या होगा। तो देखना मत भूलिएगा। खत्म हुई टेंशन, लौटी पुरानी पेंशन, ये है आज का एक और कवर स्टोरी। रात 8 बजे इस तरह की कवर स्टोरी आपको मिलेगी नहीं, जो हमारी टीम आपके लिए बढ़िया कार्यक्रम लेके आती है। लेकिन कल 5 राज्यों के माफ़ कीजिएगा, विधानसभा चुनाव के नतीजे भी आने हैं और उन नतीजों पर भी आज शाम को पूरा कवरेज होगा। और कल सुबह भी आपको चुनाव के सारे नतीजे जी बिजनेस पर देखने को मिलेंगे। तो फिर से एक बार कहूँगा, चुनाव के नतीजों के लिए कहीं आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। सुबह 8 बजे से हमने पूरा आपके लिए इंतज़ाम किया है। बाजार के जाने माने दिग्गज आपके लिए नतीजों पर विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ रहेंगे तैयार। और ये वो विशेषज्ञ हैं जो बाजार की समझ ज़्यादा रखते हैं और बाजार पर जो राजनीतिक असर पड़ता है उसके विश्लेषण को भी जानते हैं। तो प्योर पॉलिटिकल डिस्कशन वैसा मामला नहीं है,
ये मार्केट सेंट्रिक पॉलिटिकल डिस्कशन होंगे जो आपको कल मिलेंगे कि किस तरह के नतीजे आते हैं और उस पर बाजार का रिएक्शन कैसा होगा। तो ये सुबह से 8 बजे से कवरेज मिस मत कीजिएगा। हर एक टेली, हर एक वक्त के नतीजे, अपडेट्स आपको सब मिलेगा। कोई हाँ, अगर आपको बहुत ही ज़रूरत से ज़्यादा दिलचस्पी है कि नहीं भाई हमें तो किस सीट पे कौन जीत गया और कौन हार गया, और हमारे लिए तो मतलब एक मिनट वो देखना बहुत ज़रूरी है। हम तो बाय नेचर वो पॉलिटिक्स वाले व्यूअर हैं, कभी कभी टाइम मिलता है तो बिजनेस चैनल देख लेते तब तो अलग बात है, तब तो आप इधर उधर जाओ। बाकी आप प्योर बिजनेस चैनल के एंकर्स व्यूअर्स हैं तो आपको इधर उधर जाने की देखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि नतीजे के लिहाज से जो कुछ आपको चाहिए जी बिजनेस ने उसका पूरा इंतज़ाम करके रखा है आपने। पूरा पैनल तैयार रहिएगा दीप। बिल्कुल 100% लंबी इनिंग्स। हाँ, लंबी इनिंग के लिए अगर कोई मैं ना जब भी मुझे ऐसा लगता है मैं अलर्ट कर देता हूँ दीप को, और जब अलर्ट करता हूँ मौका ही नहीं आता। बिना अलर्ट के ना आ जाता है। मैं भी उसी पे काउंट करता हूँ। हाँ, जब अलर्ट नहीं करते हैं तो फिर चलो और ये हो गया, चलो, और अलर्ट रहता है तो आप मौका आते ही नहीं, काम हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं जैसे एग्जिट पोल आए, जैसे ओपिनियन पोल आए, शायद नतीजे वैसे ही दिखे, और वैसे ही दिखेंगे तो बाजार में ज़्यादा उलटफेर होने की संभावना नहीं। अगर उलटफेर जैसे नतीजा आए तो मैं दीप तो तैयार है। मृत्युंजय? हाँ बिल्कुल, मृत्युंजय भी कमोडिटी के साथ तैयार रहेंगे पूरे। मृत्युंजय का नेटिव प्लेस बिहार है ना? बिहार से। हाँ, बिहार और उत्तर प्रदेश वालों को राजनीति में इंटरेस्ट ना हो, जीना ही बेकार है। वहाँ तो सर हर चौक पे दिन में 2 बार सरकार बनती है, गिर जाती है। बिल्कुल, और जो गर्मा-गर्म डिस्कशन होते हैं ओहो देखने लायक है। मैंने बिहार के तो नहीं देखे, लेकिन एक आध 2 बार मेरे उत्तर प्रदेश के इस तरह के डिस्कशन देखने को मिले, वो गजब के होते हैं। अरे पूछो मत भाई, ज़्यादा जोर से करे तो मतलब 2 हाथ ही हो जाए, है ना? तो चलिए, ये सारा का सारा शाम का एक्शन आपके लिए आज भी और कल भी पूरे दिन भर आप रहेंगे हमारे साथ, क्योंकि कल एक चीज़ और है, एक और बता दूं, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा आता है तो चुनाव के ये देखने करने के, पता चला उधर देखने के इधर पुतिन साहब ने, यूक्रेन वालों ने कुछ बोल दिया कर दिया, 200-400 निफ्टी इधर उधर हो जाएगा। एक्सपायरी का दिन है वीकली, अपने नहीं देखना जनरल न्यूज़ चैनल, अपने ही ठीक है। इधर पैसे लगे, उधर देख के कुछ मिलता नहीं है। करेक्ट, सब चैनल पे एक ही जैसी न्यूज़ आती है, वही नतीजे, वही चुनाव, वही सब कुछ वही दिखाएंगे। यहाँ पर स्टॉक्स अलग होते हैं, भाव अलग होते हैं, व्यू अलग होते हैं, ये काम की चीज़ें। विदा लेंगे आपसे। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, सुमित जी हाथ जोड़ रहे हैं? हाँ, ओके। सुमित जी का तो दिन है कल सर। किरण जी और सचिन जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, कुछ कहना चाहते हैं बंसल जी आने से? जी बंसल जी। देखिए अनिल जी, एक कॉम्प्लीमेंट है अनिल जी, अभी आपने 2-3 बार बोला ना इधर उधर ना जाइएगा, तो अभी एग्जिट पोल पे अनिल जी मैं थोड़ा सा अति उत्साहित हो गए। हाँ। वो 5 बजे अनिल जी जनरल न्यूज चैनल पे चला गया एग्जिट पोल देखने के लिए। तो अनिल जी जो मेरा एक्सपीरियंस था ना, मतलब कि पहले तो मैंने एक पे गया, वहां 2 मिनट में अनिल जी इतनी घबराहट हुई, जैसे वो इतना एक तो चीख के बोलते हैं, मोदी जी ने पुतिन को कॉल करा अरिजीत 4-5 बार, फिर दूसरे चैनल पे गया अनिल जी। तो अगर मतलब कि बिजनेस चैनल वाला आदमी अनिल जी, मेरा तो ऐसा मानना है, आम आदमी अगर थोड़ा ज्यादा देख ले तो अनिल जी डिप्रेशन या पागलपन हो जाएगा। तो मैं लौट के अनिल जी दोबारा टाटा स्काई पे 590 पे आया और एग्जिट पोल अनिल जी पूरा जी बिजनेस पे देखा था मैंने। चलो बहुत बढ़िया। आज मुझे किसी ने सुबह मैसेज किया है, किसी चैनल का नाम लेके, मैं नाम नहीं लूंगा। मैंने बोला कि युद्ध की खबरें ऐसे दिखाते हैं जैसे कि मतलब ना हम है ना मुंबई दिल्ली में नहीं बैठे हो, ऐसा लगता है कि हम है ना कीव में बैठे हो या फिर है ना मतलब यूक्रेन के किसी शहर में बैठे हो, वैसा हाल है मतलब। लेकिन बात सही है, लेकिन तारीफ तो करो उन चैनल के, आपको कैसा वैसा फील करवा रहे कि आप वहीं पे हो, ऑन द ग्राउंड हो, वैसा फील करवा रहे हैं। चलिए, सबका अपना अपना तरीका है, किसी का अच्छा किसी का खराब नहीं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जहां आपके काम की चीज़ वहाँ देखिए, हर चैनल का अपना तरीका है, वो भी जो कर रहे हैं उनके हिसाब से सही कर रहे हैं, हम भी जो कर रहे हैं हमारे हिसाब से सही कर रहे हैं। अपने अपने अलग अलग दर्शक हैं, अपने अपने लोगों की रुचि है। कई लोगों की रुचि होती है डिबेट करने में, सुनने में, वो भी गलत नहीं है, और कई लोगों की रुचि होती है इस तरह का साफ सुथरा अच्छा कंटेंट देखने में, वो भी अपनी जगह सही है। तो जो आपके दिल को अच्छा लगे वो करिए, ये राय हमारी।